अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? रोज की तरह बाखबर सवेरा लेकर आए हम। मैं आपके साथ हूं मदिया नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने सबसे पहले बात करेंगे जनाब उन लंबे लंबे बड़े बड़े रक्षों की जो कि आपको कराची के कुछ इलाकों में दंदनाते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर कोरंगी में आपको वो लंबे लंबे 9 सीटर रक्षे या 6 सीटर रक्षे, उनमें लोग बैठते हैं, 20-20 रुपये किराया होता है, लोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाते हैं। और सुकून.com था लोगों के लिए, था का मतलब आपको आता होगा, समझदार लोग हैं माशाल्लाह, मुझे पता है, बहुत होशियार लोग हैं, बहुत मतलब कौन सा अच्छा ग्रेप वाटर पीते रहे हैं, सब मेरी बात आप बगैर इशारा दिए समझ जाते हैं। तो एक तो वो बात है, ज़रा उस हवाले से बात करें। हाँ, लेकिन जब बात अब ये जो हम बड़े बड़े 9 सीटर और 6 सीटर चिंची थी ना, इनमें से बहुत सारे गैर कानूनी भी थे। फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास होते नहीं हैं, बच्चे इनको ड्राइव कर रहे होते हैं, बच्चे चला रहे होते हैं। तो अब इस हवाले से बात भी करेंगे कि भाई ठीक है, बंद कर देंगे, अवाम के पास मुतबादिल नहीं है, लेकिन इस पर भी तो काम करना चाहिए कि ये गैर कानूनी ना हो। और बात कल जाते जाते मैंने बोला था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। कितने उस वक्त आसार कम थे, लेकिन मैंने बोला था पाकिस्तान मैच जीतेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा था और पाकिस्तान मैच जीता। और हसन अली ने कम बैक दिया, एक शानदार कम बैक जिसकी बहुत अरसे से जरूरत थी। इंजरी से वापस आए लेकिन कमाल किया। 10 विकेटें भाई, आते साथ 10 विकेटें ले लिए बिकॉज इज वाइस दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। तो उन्होंने वो जो अपनी कामयाबी है वो अपने होने वाले बेबी के नाम किया। तो वो बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा जबरदस्त। वो आते साथ ही बड़ा जो गिरदा डालते डालते रुक जाते हैं, बड़ा जबरदस्त स्टाइल लगता है। बहुत सारी खबरें आपके साथ शामिल करेंगे, आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आ लेते टॉप स्टोरीज पे। कराची वाले कि आप साइकिल चलाएं, सिंध हुकूमत ने मुतबादिल के बगैर ही सस्ती सवारी बंद करने का फैसला कर लिया। 6 से 9 सीटर चिंची रक्षों अपने छोटे कद की वजह से मनफी समाजी रवैयों को न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि कदम कदम पर मुश्किलात का भी सामना रहा, लेकिन करक के डॉक्टर आमिर हुसैन ने सख्त मेहनत से फार्मेसी की डिग्री हासिल की और तनकीद करने वालों के मुंह बंद कर दिए। आपको कराएंगे सैर लाहौर के तारीखी बाजार अनारकली की। मुल्क और बैरून मुल्क से लाहौर आने वाले इस बाजार का रुख जरूर करते हैं। बरसगीर पाक हिंद पर हुक्मरानी करने वाले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार भी यहाँ पर मौजूद है। और आज शो में मुलाकात होगी गुजरांवाला के बॉडी बिल्डर से, जिनको वहां के लोग प्यार से हल्क कहकर पुकारते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कराची के शहरियों के हवाले से, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सूबे भर में 6 से 9 सीटर चिंची रिक्शे पर पाबंदी लगा दी। और उनका कहना है कि 6 से 9 सीटर चिंची रिक्शे जो थे ये गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं और बेशतर के पास तो ना रूट परमिट है ना कागजात, और ऐसे ड्राइवर्स की खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। 6 किलोमीटर तक सफ़र करने वाले अफराद से तकरीबन 15 रुपए किराया जो है वो मुकर्रर किया जाता है। चिंची रिक्शे को एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवा के नंबर प्लेट लेना लाजमी है। 2019 में सिंध हुकूमत ने चिंची रिक्शे में से 4 से ज़ायद सवारियां बिठाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन रिक्शों के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे, जिसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर होगी। और चिंची पर पाबंदी की वजूहात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि शहर में मज़दा बसें ना होने के बराबर रह गई हैं और ज़्यादातर रूट तो अब ख़त्म ही हो चले हैं। इक्का दुक्का कोई हम देख लेते हैं, हमें कोचेज़ भी सड़कों पे नज़र आ जाती है, लेकिन उसका भी हाल ये होता है कि छत तक की कोचेज़ भरी हुई होती हैं। ग्रीन बसें सड़कों के बजाय शहरी इंतज़ामिया के हम देखते हैं कि जी मोस्टली जो बसें चल रही होती हैं तो उनकी क्या सूरत हाल आपके सामने होती है। सो अब शफात जो चिंची के जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और जो शहरी हैं, जो कि यूजुअली तौर पे इन 6 सीटर और 9 सीटर चिंची को अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपनी कम्यूट के लिए इस्तेमाल करते थे, बड़े परेशान हैं। वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। 4 पैसेंजर हम बिठाएं तो 112 रुपए और 48 पैसे जो है पेट्रोल है, इसमें हमारे को क्या बचेगा? ये कबाड़ में दे देंगे और हम क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे भिखारी बन के। बच्चों की रोजी इससे लेकर जाते हैं, वो भी बंद कर देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? ये खाली चिंची खड़े हैं, अभी सवारी भी नहीं है। उधर से 4 सवारियों का कर दिया, हम लोग कहाँ जाए? अगर ये गाड़ी बंद हो गई तो आप देख लें, पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे ही नौकरी इन लोगों के पास नहीं है। अब रह देखिए रिक्शा है, अगर ये चला के अपने घर का गुजारा करे तो ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। रिक्शे के ऊपर रोजगार करने के लिए वो भी बंद कर रहा है। अल्लाह का वास्ता है, कुछ खुदा का रहम करो,
عوام کو سکون سے جینے دو. 4 سواریاں بیٹھیں گے ادھر 10 روپے لگتے ہیں, ادھر یہ 50 روپے لیں گے, پھر عوام چیخیں نکلیں گی تو عوام کدھر جائے گی؟ ہم لوگ تو بہت پریشان ہو جائیں گے, ظاہر سی بات ہے. ہم لوگ اپنی جابس پر جاتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک آسان کنوینس ہے, تو بہت مشکل ہو جائے گی. اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے آپ نے سنا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ ہنا دیدار سے. بہت شکریہ ہنا ہمیں وقت دینے کے لیے. ہنا پہلے تو یہ بتائیے گا کون سے روٹس پہ چل رہے تھے یہ رکشے, کب آئی ہے یہ پابندی, کیا متبادل فراہم کیا گیا ہے عوام کو؟ شفاعت, ویسے تو اگر ہم جنرلی بات کریں کہ کراچی کے بیشتر ایسے علاقوں میں ہم چنچی رکشہ کی ایک بڑی تعداد چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہے. صدر کی بات کریں, لائنز ایریا کی بات کریں, ناز آباد کی بات کریں یا دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیں چنچی رکشہ ایک بڑی تعداد میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اب چونکہ پابندی عائد کر دی گئی ہے 6 سے 9 سیٹر چنچی رکشے پر, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ہم اکثر جو مسافر راستے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, چنچی رکشہ کی فٹنس کی بھی بات ہو سکتی ہے, لائسنس ہیں یا نہیں, دوسرے ایکسیڈنٹس کے جو باعث بنتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جب اناؤنسمنٹ ہوا کہ اب پابندی ہے تو ڈرائیور سمیت جو مسافر ہیں, جو لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں چنچی رکشہ پر, اپنی کنوینئنس کے حساب سے, کیونکہ ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے ہمارے شہر میں وہ سبھی کے سامنے ہے کہ کتنا برا ہے اور لوگ پریشان نظر آتے ہیں یہاں سے وہاں ٹریول کرنے میں. تو چنچی رکشہ لوگوں کے لیے ایک آرام دہ اور سستا کہیں کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. لیکن چونکہ اب پابندی عائد کر دی ہے تو شہری کافی فکر مند نظر آ رہے ہیں, کیونکہ چنچی رکشہ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 20 روپے کرایہ ہوتا ہے اور ایک لانگ روٹ وہ کور کر لیتا ہے, تو شہری کا زیادہ تر پریفر کرتے ہیں. لیکن اب پابندی عائد ہونے کے بعد شہریوں کا کہنا ہے کہ جہاں ڈرائیور کا روزگار متاثر ہو رہا ہے, ان کا کہنا ہے کہ چنچی چلانے سے ان کا روزگار ایک محفوظ ہو جاتا ہے, گھر کے خرچے چل جاتے ہیں. لیکن اب چنچی چلانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو ہمارے روزگار جو متاثر ہو رہے ہیں وہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا. ساتھ ساتھ جو مسافر ہے جو چنچی رکشے پہ جو ٹریول کرنا چنچی رکشے پر پسند کرتے ہیں یا ان کے لیے کنوینینٹ ہوتا ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ اب نہ بسز اس حال میں ہیں کہ ہم بسز کو آلٹرنیٹ بنائیں یا اپنی جو گاڑی ہے وہ افورڈ کریں. سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کراچی کے شہری. ہر ایک شخص کو, ہر ٹریول کرنے والے کو ایک گاڑی اب درکار ہے اور نہ سڑک پہ گنجائش ہے نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے. بہت بہت شکریہ جی ہنا دیدار تفصیلات کرنے کا. بالکل شفاعت, اور یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ جو چنچی ڈرائیورز ہیں وہ سے متاثر ہوئے ہیں, عوام جو ہے, کیونکہ شفاعت بسوں کی صورتحال ایسے نہیں ہے. جیسے خاتون بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں اپنے جاب پر آنے جانے کے لیے ہم چنچی رکشے کا استعمال کرتے تھے, تو ہمیں یہ مشکل ہو گئی ہے کہ ہم کس طرح سے دفتر کو آ جائیں گے, کیونکہ آف کورس ایک سستی سواری تھی ان کے پاس. خیر, اس حوالے سے بات کریں گے رکشہ ایسوسی ایشن کے صدر عاطف رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. عاطف صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کراچی شہر میں کتنی چنچی جو ہیں وہ چل رہے ہیں, کیا قوانین اور کیا ضابطے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, کراچی شہر کے اندر جو ہے چنچی رکشہ جو سپریم کورٹ نے الاؤ کیا وہ تو چل ہی نہیں رہے ہیں. ابھی جو کراچی شہر کے اندر چل رہا ہے وہ CNG 6 سیٹر 9 سیٹر 20 سیٹر چل رہا ہے, جو کہ ٹوٹل سپریم کورٹ کی خلاف ورزی اور انلیگل 2,30,000 ہی رکشہ کراچی شہر کے اندر چل رہا ہے, جو کہ سپریم کورٹ کا ایک لا بنا تھا. اس کے مطابق سپریم کورٹ نے آتھرائز کیا تھا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, ایکسائز کو اور RTS ایکٹیو کو. اس کے اندر 1+4 کی اپروف ہوگی, 1+4 پیسنجر انکلوڈ ڈرائیور, یعنی 5 بندے اس میں بیٹھیں گے, اس سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی. روٹ پرمٹ ہوگا, فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگا اور ایکسائز انسٹرکشن کی اس کی رجسٹریشن ہوگی. یہاں پہ یہ ہے کہ وہ 4 مسافر تک کی تو الاؤ ہے, یعنی 1+4 ایک ڈرائیور اور 4 مسافر تک تو الاؤ ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو CNG رکشے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم چلے ان کو چنچی رکشے کہہ دیتے ہیں, ان میں اب گنجائش بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ڈبل کیبن بن گئے ہیں وہ رکشے, تقریباً 8 مسافر ہوتے ہیں, ایک ڈرائیور ہوتا ہے, اور یہ رکشے ہمیں کراچی کی مرکزی شاہراہوں پہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. قباحت کیا ہے 4 مسافر تک اس کو محدود رکھنے میں؟ دیکھیں, بیسکلی ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ کام اچھا ہوا ہے, پابندی لگ گئی. 6 سیٹر 9 سیٹر ہم پہلے سے بول کے لکھا ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے, ٹریفک پولیس کو لکھا ہے کہ اس کو بند کیا جائے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس کے اوپر ایکسیڈنٹ کے خطرات میں بڑھے. اور یہ 9 سیٹر چلاتے ہیں, یہ سب انلیگل چلاتے ہیں, بدمافیا بنی پڑی ہے, انلیگل چلاتے ہیں, اس کو بند ہونا چاہیے. اس کی ہم حمایت کرتے ہیں. صحیح. اچھا عاطف, یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے جس روٹ پرمٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جو چنچی رکشے تھے ان کو اس لیے بین کیا گیا, ان کے پاس ایک روٹ پرمٹ بھی نہیں تھا, اس کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے. یہ روٹ پرمٹ کی لسٹ کون جاری کرتا ہے اور کس طریقے سے اس پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے؟ دیکھیں, روٹ پرمٹ کی لسٹ ایسے روٹ پرمٹ اس طرح ملتا ہے. سب سے پہلے موٹر سائیکل رکشہ جو بھی چنچی رکشہ اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے,
रजिस्ट्रेशन के बाद वो जाता है एक्साइज फिटनेस सर्टिफिकेट लेता है, फिटनेस के बाद रूट परमिट जारी करता है, डिस्ट्रिक्ट रीजनल सेक्रेटरी आरटीएस को रूट परमिट देता है। अब ये 4 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो इस पे आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इसमें पहले तो एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, जो महकमा ट्रांसपोर्ट ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है वो सीएनजी 6 सीटर 9 सीटर पे पाबंदी का किया है, लेकिन इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक गलती कर दी है कि उनको लिखना चाहिए था सीएनजी 6 सीटर, उन्होंने लिख दिया चिंची रक्षा पे पाबंदी नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से अलाउ है, और अगर महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को वापसी लेके इसको सही नहीं किया तो हम अपने एहतजाज पे जाएंगे। और ये जो पाबंदी लगाई है इसकी हम हिमायत भी करते हैं, लेकिन वो करेक्शन सीधी करें, 6 सीटर सीएनजी 6 सीटर लेके चिंची रक्षा मिटाएं उसमें से। चलिए, ये थोड़ा नॉलेज का फर्क है, ये थोड़ा टेक्निकल वो है कि चिंची रक्षा है या 4 स्ट्रोक सीएनजी रक्षा है। अगर 4 स्ट्रोक सीएनजी 9 सीटर है तो वो तो आप कह रहे हैं कि जी पाबंदी होनी चाहिए, और अगर वो जो आपने जिसकी परमिट ली हुई है सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली हुई है, ये थोड़ा सा ज़ुबान का फ़र्क है और इसके नाम का फ़र्क है। बट एनीवे जनाब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमारी कोशिश थी कि हम ज़रा वज़ारत ट्रांसपोर्ट से भी बात करें और यहाँ उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ शामिल करें कि आखिर क्यों पाबंदी लगाई गई है ऐसे कम्यूट पे जो कि गरीब और मुतवसत तबके के लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि शफात, अगर वैसे आपने तो बड़ा ज़बरदस्त एक पैकेज भी बनाया था कि कराची के ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम क्या है, यहाँ पर हम कोई सबवेज भी ऐसे मौजूद नहीं, और लोगों को भी ये समझ में नहीं आता कि भाई मतलब लोग अपनी खुशी से रिक्शों पे सफ़र नहीं कर रहे होते, कि ऑफ कोर्स अगर आप रिक्शे पे सफ़र करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ता है, फिर उनके पास ले दे के रह जाते थे जी 9 सीटर 6 सीटर जो चिंची इनके पास होती थी, क्योंकि उसमें किराया ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये होता था, तो लोगों को उसमें सुकून था कि भाई हमें ज़्यादा किराया नहीं लगेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मुतबादिल क्या है, आप हमें कोई ना कोई मुतबादिल तो दें ताकि हमारी परेशानियां तो कम हो। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और एक अहम तरीन खबर के हवाले से आपको बताते चलें कि पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सियासत में फौज की मुदाखलत की सख्ती से तरदीद कर दी है, और वो कहते हैं कि किसी किस्म के बैकडोर राब्ते इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। किसी के पास सबूत है तो सामने लाए, कौन किसको कॉल और किससे बात कर रहा है, मफरूजात पर बात ना करें, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए, फौज को सियासत में न घसीटा जाए, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासत के साथ अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। हमें किसी से बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। मफरूजात के ऊपर कोई बात मत करें, इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। देयर इज नो सच थिंग हैपनिंग। प्लीज डोंट ड्रैग द इंस्टीट्यूशन इनटू दिस डायलॉग। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि हमारा मकसद है कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वो DGISPR से 100% मुत्तफिक हैं। उनका कहना यही है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी उसूल है कि फौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। जहाँ तक अपारे वाले हैं, अगर उनका कोई सियासी विंग है वो फिलफौर बंद किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। तो जनाब, बात हो रही थी बार बार अपोजिशन की जानिब से कि वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस बयान के बाद तो बड़ी खुल के बात सामने आ गई है कि अगर कोई राब्ते कर रहा है तो वो सामने आ जाए, अगर किसी से राब्ते हो रहे हैं तो वो सामने आ जाए, कोई सबूत सामने लाए, कोई बात रखे, ताकि कोई बात में वजन आए, कोई इस तरह मफरूजों पे उड़ती उड़ाई पे बात ना हो। लेकिन जनाब शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि PDM खसारे में रहेगी, ये मुंह की खाएंगे। मरियम नवाज और फजल रहमान अलग लाइन और PPP की दूसरी लाइन है। वफाकी वजीर फरवाद चौधरी का कहना है कि सियासतदान भी इतने जमहूरी नहीं जितने जर्नैल हैं। मरियम और फजल रहमान सबूत नहीं है तो वैसी तकरीरें न झाड़े। मरियम नवाज साहबा और मौलाना फजल रहमान की एक लाइन है, पीपल्स पार्टी और कई दूसरी पार्टियों की दूसरी लाइन है। ये नाकाम रहेंगे, नाशाद रहेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है बातें करने के अलावा। जितने ये जर्नैल इस वक्त जमहूरी जर्नैल हैं, इतने पॉलिटिशियंस भी जमहूरी नहीं है, ये मुल्क के बारे में सोचते हैं। और फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज जानबूझकर हर मामले में फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तहरीक है वो बचगाना और अहमकाना थ्योरीज के ऊपर और ख्यालात के ऊपर मबनी है। आज उनकी तरदीद के बाद इस तरह की जो तमाम गुफ्तगू है उसका खात्मा होना चाहिए।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया कारन, सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी। अस्सलाम वालेकुम वसीम, वेरी गुड मॉर्निंग। वसीम, ये बताएगा कि कल हमने देखा कि तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए। तो आखिरकार इदारों पर इल्ज़ामात के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकासद हैं? क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी अक्सर मरीम नवाज साहबा की भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, कभी कभी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। इल्ज़ामात के पीछे मकासद ज़ाहिर है इस वक्त तो सारी चीज़ें पोलिटिसाइज्ड हैं, हर चीज़ को आप सियासत के लेंस से देखते हैं। और जब अपोजिशन ये बात करती है तो आई एम अज्यूमिंग कि उनके जहन में होता है कि वो इस तरह की बातें करके एक तो ये कि इमरान खान साहब की कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं, अपने तौर पर वो ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि साहब ये तो एक बस ये तो बहुत इर्रेलेवेंट है, असल रेलेवेंट तो बाकी लोग हैं या बाकी शख्सियात हैं जो उनके पीछे हैं। और अब वो शख्सियात भी और इमरान खान साहब की सारी ताकत जो है वो इस सपोर्ट के ही में ही छुपी हुई है, वरना तो वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। आज वो सपोर्ट हट जाए तो इत्तेहादी भी साथ छोड़ जाएंगे, गवर्नेंस भी इस काबिल नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएँ, अदम एतमाद भी कामयाब हो जाएगी, सब कामयाब हो जाएगा। खान साहब अपनी सारी की सारी ताकत इस सपोर्ट से ड्राइव करते हैं और वो दैट सपोर्ट इज़ वीकनिंग डे बाई डे। आई पर्सनली बिलीव दिस इज़ द इम्प्रेशन जो अपोजिशन देना चाहती है, जिसकी वजह से वो इस इल्ज़ाम का, जिसमें सदाकत के हवाले से आगे बात करते हैं, लेकिन वो वसीम पॉइंट है कि आजकल के हालात में जब आपने सारा सिनेरियो वाज़ेह किया है कि जनाब जो अपोजिशन एक नैरेटिव बिल्डअप कर रही है और नैरेटिव दे रही है कि जी अगर एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो तो ये गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, और सारी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, अगर इनका धरना है, लॉन्ग मार्च है, नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, ये सब चीज़ें आ भी सकती हैं और ये सब कामयाब भी हो सकती हैं। ऐसे मौके पे इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कहें कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये जो बयानात दिए जा रहे थे, अब खुद DGISPR सामने आए और वो कह रहे हैं कि जी किसी के पास किसी से कोई राब्ते नहीं हो रहे, कोई बैकडोर राब्ते नहीं है, अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। क्या लगता है आपको, कितनी अहमियत है इसकी? ये बयान बहुत ज़्यादा अहम है और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस बयान का अगला हिस्सा बहुत ज़्यादा अहम है कि जब एक तो ये होता है कि एक तरफ से दावा हो रहा है और तकरार के साथ दावा हो रहा है कि राब्ते हो रहे हैं। आपको याद है बिलावल साहब ने जलसे में कहा राब्ते करना बंद करो, इस कठपुतली को घर भेजेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने BBC उर्दू के इंटरव्यू में कहा कि जी राब्ते हो रहे हैं, मुझसे नहीं हुआ लेकिन मेरे लोगों से हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक और जगह पर कहा कि मैं अगर हम बता दें कि कौन कौन राब्ते कर रहा है तो फिर भौचाल आ जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अभी इस वीकेंड पर कहा कि अपने बड़ों से हमें फ़ोन करवाते हैं कि जनाब ये सेनेट के इलेक्शन में ज़रा मेहरबानी करें। तो एक तरफ ये दावे हों और दूसरी तरफ अगर ये दावा हो कि नहीं जनाब हम राब्ता नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माई वर्ड। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप उसकी तरदीद कर रहे हैं, आप एक बात कह रहे हैं, मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि शफात साहब मैं ये काम नहीं कर रहा और अगर आपका ये दावा है कि मैं काम कर रहा हूँ तो आप लाएं सबूत। आप अगली दफ़ा जो है फिर बात ना करें, आप बताएं कि ये कॉल आई थी बदामी साहब, ये मैसेज आया था, तो फिर मेरी इस बात में थोड़ा सा वजन पैदा हो जाता है, बल्कि ठीक ठाक वजन पैदा हो जाता है। तो आज के बाद, इस बयान के बाद, अफवाज पाकिस्तान के इस दो टोक बयान के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं, जो कि मैंने आज के भी टॉक शो में भी कहा, कि भाई या तो अपोजिशन ही इल्ज़ाम ना लगाए या इस इल्ज़ाम के साथ सबूत ले। ये बात आप देखिए कि अब बात है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं बगैर तहकीक के बात ना करें और अगर आपको लगता है ऐसी चीज़ें तो सबूत सामने लेकर आएँ। अच्छा, लेकिन एक बात वसीम बताएगा, हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब बार बार जब आते हैं तो वही बताते हैं कि जी एक तो PDM बड़ी खोखली हो चुकी हुई है, फिर उन्होंने आके दोबारा बताया कि जी मरियम नवाज और फजल रहमान साहब की जो लाइन है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब टूट फूट का शिकार होने जा रही है इससे पहले कि लोग लॉन्ग मार्च करें? इसमें तो कोई मतलब मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं बात दोहराता हूँ, पहला जो जलसा हुआ था 16 तारीख को गुजरांवाला में हुआ था, मैं वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद था और अब ये पहला जलसा था जिस जलसे में नवाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा 2 नाम ले लिए थे। वो मोमेंट भी उसी जलसे का था। तो उस रात, जलसे से एक रात पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ हम बैठे थे और वहाँ मैंने अपनी ये राय दी मुस्लिम नून के एक सीनियर रहनुमा के साथ कि पीपल्स पार्टी तो आखिर तक तो आप लोगों के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि और जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनकी राय मुख्तलिफ थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये मुझे नहीं मालूम ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल क्यों था नून लीग के लोगों के लिए या मौलाना साहब के लिए कि पीपल्स पार्टी की राहें जुदा जुदा होंगी। इसके लिए आप मतलब ये तो बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा था। पीपल्स पार्टी क्यों अपनी सिंध गवर्नमेंट छोड़ेगी? आज अगर सब कुछ इमरान खान साहब घर चले जाते हैं और नया इलेक्शन हो जाता है, पीपल्स पार्टी को उससे ज्यादा क्या मिलेगा जो आज मिला हुआ है? बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम बार बार करते रहे हैं और यहाँ पे आप भी इस हवाले से बात करते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर कुछ खो देगी तो वही वापस पा लेगी। नून लीग अगर कुछ खोती है
تو نون لیگ کے پاس گین کرنے کو کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک پیج پر نہیں ہے. عام خبر شامل کرتے ہیں جناب. آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے. اتا ترک 11 کی افتتاحی تقریب ایس ایس جی ہیڈ کوارٹرز تربیلا میں ہوئی. آئی ایس پی آر کے مطابق تربیتی مشقیں 3 ہفتے تک جاری رہیں گی. انسداد دہشت گردی، سرچ آپریشن، یرغمالی رہا کرانے کی مشقیں کی جائیں گی. مشترکہ فوجی مشقوں سے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا. اسی بارے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لائق، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، پاکستان اور ترکی کی اسپیشل فورسز کے دستوں کی خصوصی مشقوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 3 ہفتے تک یہ جاری رہیں گی. آج اس کی افتتاحی تقریب تھی اتا ترک 11 کی، جو اسپیشل سروسز ہیڈ کوارٹرز تربیلا میں منعقد ہوئی. اس میں ترکش اسپیشل فورسز اور اسپیشل سروسز گروپس پاک فوج کے دستے شرکت کر رہے ہیں اور ان مشترکہ مشقوں کے دوران کاؤنٹر ٹیررزم، کلوز کوارٹر بیٹل، کارڈن اینڈ سرچ، ریپیلنگ، فائر اینڈ موو ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر ریپیلنگ، کمپاؤنڈ کلیئرنس، ہاسٹیج اور ریسکیو اینڈ فری فال آپریشنز کے مظاہرے کیے جائیں گے. ان مشقوں کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان جو فورسز کے تجربات ہیں ان کو استفادے کا موقع بھی ملے گا اور جو باہمی تعاون ہے فوجی سطح کا اس میں بھی وسعت اختیار ہو سکے گی. جی بہت شکریہ لائق الرحمان اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی ہیلتھ پروفیشنل کو کرونا ویکسین لگانے کا جو عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اگر پچھلے 4 دنوں میں دیکھا جائے تو سندھ میں جو ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگی وہ تقریباً 15,000 کے قریب ہے. لیکن اگر ہم شفات ہی پنجاب کے والے سے بات کریں تو پنجاب میں پچھلے 4 دنوں میں تقریباً صرف 150 لوگوں کو جو ہے وہ ویکسین لگی ہے، کرونا کی ویکسین. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں تو نمبر 100 سے بھی نیچے ہے. اور ساتھ میں اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں 199 ہیلتھ ورکرز کو ابھی تک کرونا ویکسین لگی. لیکن پنجاب اتنا بڑا صوبہ، اس میں ابھی تک صرف 150 ویکسین لگائی گئی ہیں. میرے خیال میں اگین میں سمجھوں گا اس میں آپ کی اپروچ کا قصور ہے. آپ اس میں مثبت پہلو کو نہیں، یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا برائٹ سائڈ. دیکھیے ہمارے بڑے کہتے تھے بیٹا حلوہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. تو مطلب جب ان کی ایکسپائری آ جائے گی تو ہم تب کھائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 20-20 دن سے زیادہ تو آپ ان کو سٹور نہیں کر سکتے. پتہ نہیں اب یہ کیا سین ہے. ہمارے نمائندے ہیں ہمارے حسن حفیظ صاحب، وہ اس حوالے سے ذرا تفصیلات سے ہمیں آگے. تو حسن بھائی یہ کیا چکر ہے؟ یہ حلوہ ٹھنڈا کھانے والی ترکیب ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے درپیش؟ گڈ مارننگ شفاعت اور بدیہا. اور یہ ویکسین کا بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے آج جو ڈسکس کیا جا رہا ہے. آج کل چاروں صوبوں کو کمپیئر کیا جائے تو پنجاب سب سے پیچھے ہے. اگر بات کریں یہ حلوہ ٹھنڈا کرنے والی تو یہ بات میں اس کو درست اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے جو صوبائی وزیر صحت پنجاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ جو کہ لیڈ کر رہی ہیں ہیلتھ کو، تو اگر پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیں کہ یہ ویکسین ہر کوئی اپنی ذمہ داری پہ لگوائے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا یہ بیان جو ہے وہ اتنا سرکولیٹ ہوا ہے پنجاب میں کہ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ خوف کا شکار ہیں. وہ فرنٹ لائنرز جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اس کے لیے ویکسین لگوانے کے لیے. 3 بڑی وجوہات ہیں جو پنجاب میں سب سے کم ویکسین لگنے کی. سب سے مین ایک وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ صوبائی وزیر صحت کا بیان کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری پہ لگوائے. دوسرا جو یہاں ہم ہے وہ ہیلتھ پورٹل بنایا ہوا ہے کہ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کی انٹری اس میں ہوئی ہوئی ہے، رجسٹریشن اس میں ہوئی ہوئی ہے اور ان کو میسیج آتے ہیں. اور جب ان کو میسیجز آ رہے ہیں تو اس دوران ان کو بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کو یہ میسیج آتا ہے کہ آپ نان ڈاکٹرز ہیں. تو ہم سے ڈاکٹر سروس ہاسپٹل کے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہمیں ڈاکٹرز ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا. ہیلتھ پورٹل جو ہے وہ غیر فعال ہے اس کو کہا جائے. تیسری جو اہم وجہ جو کہ کچھ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے نام نہ لینے کی شرط پر ہمیں یہ بتایا کہ دوسرے صوبوں میں وی آئی پیز کو
वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि पंजाब में सिर्फ फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इस वजह से पंजाब का फिगर दूसरे सूबों की निस्बत जो है वो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पंजाब में 70 फिर भी अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में अगर 15,000 लोगों को 15,000 हेल्थ वर्कर्स को लगी है तो उसमें हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसमें जी 14,000 जो वीआईपी लोग थे, ऑफ कोर्स वो हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है। सिंध हुकूमत इस हवाले से बड़ी ज़्यादा पर्टिकुलर भी है। लेकिन जो भी आपने पोर्टल के सिस्टम के हवाले से बात की है, ये सिस्टम बताया ये भी जा रहा है कि काफ़ी अरसे से गैर फाल पड़ा हुआ था, तो फिर क्या करेंगे बेचारे डॉक्टर्स, अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे जब ये पोर्टल डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही नहीं मान रहा? इसमें ये सिस्टम जब इन्होंने बनाया था तो उसमें तकरीबन इब्तदा में 4 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्रेशन की थी इस पोर्टल पर। अब उसमें इजाफा भी हो गया है, तो उनको मैसेजेस आते हैं कि अपना आईडी कार्ड उस पर एंटर करें और हमें इस कोड नंबर बताया उस पर मैसेजेस करें। तो ये पोर्टल जो है वो इस वजह से इनको चाहिए कि उसको इतना एक्टिव करें कि जो हेल्थ प्रोफेशनल लगवाना चाह रहे हैं वैक्सीन और वो चाहते हैं कि हम सिक्योर हों, तो उनको लोग भी उसको फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल में इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कैमरे पे नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमने भी मैसेजेस किए तो हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन कोड नहीं आया और डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर्स तस्लीम किया जा रहा है। बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि लगवाना चाह रहे हैं। ये बड़ा क्रूशियल इशू है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को नॉन डॉक्टर तस्लीम किया जा रहा है। जाहिर है हर वो शख्स जो किसी अस्पताल में या किसी क्लिनिक में काम कर रहा है वो डॉक्टर ही होगा या मेडिकल प्रोफेशनल ही होगा या एक नर्सिंग से या कोई भी पैरामेडिक होगा। वो अगर उसको नॉन डॉक्टर या नॉन पैरामेडिक तस्लीम किया जा रहा है तो ये तो बड़ी क्रूशियल सिचुएशन हो जाएगी। वो लोग ज्यादा रिस्क पे आ जाएंगे। कंपेयर करें इसको सिंध से तो यहाँ लाजम कर दिया गया है कि अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे आप अपनी ये ऐसी कोई कुछ कानून साजी हो रही है कि जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे आप अपने जो रूटीन है जो अपनी जॉब है उसको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, रिज्यूम नहीं कर सकेंगे। इस तरह से तो हम अपने हेल्थ स्टाफ को बचा सकते हैं। ये जो आप तरकीब बता रहे हैं ये तो बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है बात। शफात, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो अभी भी मेरे बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि लगवाना चाहते हैं लेकिन खौफ व हिरास में मुब्तला हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत, असल में सूबाई वज़ीर सेहत ने ये बयान जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि कोई भी वैक्सीन लगवाई जाए तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होते ही हैं, वो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आई आल्सो गॉट वैक्सीनेटेड, तो उसमें भी मुझे एक दिन जो है मैं अगले दिन जो है वो मुझे भी माइल्ड सिम्टम्स हुए थे और आफ्टर दैट डे मैं ठीक हो गया था। तो ये बात बताई थी सूबाई वज़ीर सेहत ने, जिसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझा जा रहा है कि कोई सीवियर किस्म के जो है वो सिम्टम्स आ सकते हैं, कोई खतरा हो सकता है जान को। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो उसमें उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन ऐसा जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बुरे रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा पंजाब में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं रजिस्टर्ड जिनको ये वैक्सीन लगना है, कितने नंबर है पंजाब में और क्या टारगेट उन्होंने सेट किया है कि कब तक लगाएंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स जो वैक्सीन आई है उसकी स्टोरेज की भी एक मुद्दत होती है जिसमें आपको उसको इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल मदीहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4 लाख जो हैं वो कोल्ड स्टोरेजेस मराकिज़ बनाए गए थे। 70,000 डोजेस पंजाब को मिली थी और इसके साथ अगर बात करें तो 600 हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको तरबियत दी गई थी कि वो वैक्सीन लगाएंगे। ये जो आप बात करिए कि वैक्सीन की जो मुद्दत है वो भी उसको एक ख़ास टेम्परेचर में रखना होता है जिसको रखा जा रहा है, लेकिन जो स्पीड है पंजाब में वो खासी कम है। 70,000 डोजेज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को मुख्तलिफ मराकिज़ में पहुँचाई गई हैं। अगर मैं जिना हॉस्पिटल की बात करूं तो यहाँ पर 500 जो वैक्सीन है वो दी गई। सर्विसेज 1000 वैक्सीन जिना अस्पताल दी गई। सर्विसेज अस्पताल में 500 डोजेज दी गई, जिसमें से 4 दिन में जिना अस्पताल में 93 हेल्थ प्रोफेशनल से वैक्सीन लगवाई है, जबकि सर्विसेज हॉस्पिटल में अगर बात करें तो सिर्फ 35 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने 4 दिनों में वैक्सीन लगवाई है। बड़े खतरनाक नंबर हैं। जैसा आपने खुद भी कहा कि आप भी वैक्सीन का हिस्सा रहे हैं और ट्रायल्स में आपको भी शॉट लगे तो डेफिनेटली वो एक कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मामूली सर दर्द बुखार है। वो तो आप हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाएं तो उससे भी होता है, मसल की सोरिंग्स होती है, बुखार चढ़ता है, लेकिन ये 1-2 दिन के सिम्टम्स होते हैं और ये होता है। बस शफात, मुझे लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि लोग सेहतमंद ना हो और लोग कोरोना वैक्सीन लगाएं ताकि लोगों को अच्छी इम्यूनिटी ना मिले। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। हसन हफीज़ मान नुमाइंदे लाहौर में मौजूद थे। शफात, लाहौर के बारे में ना मतलब अनवर मसूद साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक फिक्रा था। वो कहते थे तू की जाने पोलिए मजे अनार कलीदियाँ शाना, मतलब आपको पता नहीं होता। और बहुत सारे लोग जो लाहौर में रहते हुए करके बताएं क्यों ना कि पोली मज बताएं किसको कहा? देखिए पोली मज मतलब मासूम लोगों को भी हम अक्सर कहते हैं कि आपको क्या पता कि लफ्जी ट्रांसलेशन करें, आप अल्फाज घुमाएं नहीं।
پولیگام چھوڑ دیں. لیکن خیر شفاعت, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو انارکلی کی شانوں کا پتہ نہیں, کبھی جائیں آپ کو پتہ تو چلے, چاہے آپ نے شاپنگ کرنی ہو, چاہے آپ نے کھانا کھانا ہو, یا پھر انارکلی کی ایک تاریخی حیثیت ہے وہ جاننی ہو. تو اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہمارے نمائندے مظہر اقبال نے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 200 سال سے زائد پرانا اور تاریخی بازار انارکلی مین شاہراہ مال روڈ پر واقع ہے. اس کے ایک طرف معروف تعلیمی درسگاہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج اور دوسری جانب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی مستقبل کے معمار تیار کر رہی ہے. ملک کے مختلف شہروں سے لاہور آنے والے آج بھی انارکلی بازار دیکھنے ضرور آتے ہیں. میں ایکچولی فرسٹ ٹائم آئی ہوں کراچی سے یہاں پہ لاہور, اور یہ میرا فرسٹ وزٹ ہے انارکلی پہ. سنا تھا اس کے بارے میں تو وہی دیکھنے آئی ہوں. اچھی جگہ ہے, کافی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ. انارکلی کا بانو بازار ہمیشہ سے خواتین کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے. برصغیر پاک و ہند پر حکمرانی کرنے والے خاندان غلامہ کے حکمران سلطان قطب الدین ایبک کا مزار بھی اسی بازار میں ہے. معروف شاعر اور استاد انور مسعود کی اس تاریخی بازار پر لکھی گئی نظم تو کی جانے پولیے مجے انارکلی دیاں شانہ کو بڑی شہرت ملی. انارکلی بازار کے تاجر رہنما حارث عتیق نے اس تاریخی ورثہ کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے. 200 سالہ تاریخی بازار انارکلی بازار جدھر آج آپ کھڑے ہیں, کم سے کم و بیش 10,000 دکانوں پر مشتمل ہے. 28 سے زیادہ بازار اور پلازا جات یہاں پہ موجود ہے. خالی لاہور پاکستانی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے قدیمی بازار ہے. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے ورثے کی, اپنی ثقافتی ورثے کی رکھوالی کرتی ہیں. تجاوزات, پارکنگ کی عدم دستیابی اور حکومتی عدم توجہی سے انارکلی بازار کی خوبصورتی میں کمی ہوئی ہے. شہر میں متعدد کاروباری مراکز قائم ہونے کے باوجود انارکلی کی تاریخی اور کاروباری حیثیت آج بھی برقرار ہے. پروگرام باخبر سویرا کے لیے کیمرہ مین نوید رمضان کے ساتھ مظہر اقبال, ARY نیوز, لاہور. تھینک یو مظہر صاحب. مظہر صاحب کمال کیا. لیکن شفاعت, 2 چیزیں انارکلی کی شان کو مزید بڑھا دیتی ہیں. جی. ایک انارکلی میں لڈو پیٹھیاں ملتی ہیں. جی. اور ایک مشہور زمانہ فالودہ ملتا ہے. جی بالکل. اور اگر نیلا گنبد کی سائڈ پہ ہیں تو آپ کو سال کے 12 مہینے سنگاڑے نظر آتے ہیں وہاں پہ. یہ ایک الگ یو ایس پی ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہاں کا. تو اینی وے جناب, جب جائیے ضرور وہاں کی سیر کیجئے, لیکن صورت ضرورت کیجئے گا. تو جناب اب لاہور سے مزید شمال کا رخ کرتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں پنڈی. اور پنڈی سے خبر آئی ہے جناب بڑی اچھی, اور خبر یہ ہے کہ پاکستان نے فائنلی ایک طویل عرصے کے بعد ساؤتھ افریقہ کو ٹیسٹ سیریز ہرا دی. بالکل شفاعت, 18 برس بعد یہ موقع ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. یہ جو سیریز ٹیسٹ میچز کی تھی 2-0 سے پاکستان نے جیت لی ہے, اس کو وائٹ واش کر دیا ہے, اس کو کلین سویپ کر دیا ہے. اور کل اسپیسیفکلی حسن علی کی جو پرفارمنس تھی شفاعت, وہ بڑی کمال پرفارمنس ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ہمارے بالرز نے بڑا جلوے دکھائے ہیں. کہاں فواد عالم نے بھی بڑا زبردست کم بیک کیا, وہ تو آف کورس ان کو باہر رکھا گیا تھا, بٹ حسن علی جن کی انجری کی وجہ سے آؤٹ تھے, انہوں نے بھی کمال ہی کر دی کل. کمال کیا واقعی جناب. شاہد ہاشمی صاحب اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو ذرا آپ اپنا تجزیہ بتائیے گا, کیا لگا آپ کو, حسن کا کم بیک کیسا لگا, پاکستان نے کن شعبوں میں بہتر کارکردگی دکھائی اور کن شعبوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم تھوڑے کنفیوز ہیں؟ دیکھیں بڑی زبردست جیت ہے. نیوزی لینڈ کی شکست کے بعد پاکستان کی کرکٹ کرونا کا شکار تھی, اور اس جیت نے ویکسین لگا دی ہے پاکستان کی کرکٹ کو, بڑی زبردست ویکسین لگا دی ہے. اور بڑے اچھے شعبے پاکستان نے مظاہرہ کیا, جیسے پاکستان نے بولنگ میں بہت اچھا مظاہرہ کیا. حسن علی کی کارکردگی زبردست رہی, 10 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. 1 سال سے انجری کا شکار تھے, کبھی پسلی کی انجری ہو رہی تھی, کبھی کمر کی تکلیف ہو رہی تھی, اور بہت سے لوگوں کو یہ تشویش تھی کہ اتنا نوجوان کرکٹر کیوں بار بار انفٹ ہو رہا ہے, اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں اس کا کریئر ختم نہ ہو جائے. تو بڑا شاندار کم بیک کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے, بڑا شاندار کم بیک کیا. اس جیت کی بڑی ضرورت تھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو. 7ویں نمبر پر ہم تھے, لوگ ہمیں لفٹ نہیں کراتے تھے, ہم سے کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتے تھے. اب ہم 5ویں نمبر پر آ گئے, اور بابر اعظم نے کہا کہ ہم جلد ہی ٹاپ 3 میں آئیں گے تاکہ ہمیں مزید لفٹ ملے. تو بڑی اچھی چیز پاکستان کی کرکٹ کے لیے ہوئی ہے. اچھا, اور آپ کو ساتھ میں کیا لگتا ہے کہ اس جیت سے ہمارے کھلاڑی, کیونکہ سم ہاؤ جب ہم کوئی میچز جو نیوزی لینڈ میں اسپیسیفکلی جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو ہوئی تھی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مورال ٹیم کا کافی سارا ڈاؤن ہو گیا تھا, بٹ یس ہوم گراؤنڈ کا انہوں نے ایج بھی حاصل کیا اور بڑا زبردست پاکستانی کرکٹ ٹیم نے کھیلا بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے ان کو ہیلپ ملی ہوگی مورال بوسٹ کرنے میں دوبارہ سے؟ بہت مدیح اعتماد میں اضافہ ہوا ہوگا. بابر اعظم جب
प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी शक्ल से लग रहा था कि जैसे अब बाबर आजम बन गए हैं और पाकिस्तान की टीम एक टॉप टीम बन गई है। तो जीत बड़ा एतमाद में इजाफा करती है और फिर उसकी खुशी भी बहुत ज्यादा होती है। उसकी खुशी पूरे शायकीन ने भी बनाई होगी, टीम ने भी बनाई होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बनाई होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लजीज गुलाब जामुन मंगवाए हुए थे जो प्रेस बॉक्स में हमने सब ने 4-4 8-8 खाए। माशाल्लाह, कर ले बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाफिज शाकिर भाई ने हमें बड़ी जबरदस्त बर्फी खिलाई ऑफिस में और मेरे भाई ने फिर पनीर की मिठाई खिलाई। तो यानी मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। मैं चाहूंगा शायद हाशमी साहब आप हमारा दिल तड़पाने के बजाय अगर सिर्फ क्रिकेट पे तज्जिया देते तो हम बड़े खुश होंगे। आप दिल तड़पा रहे हैं बैठे हुए। मुझे बताएं, मतलब पिंडी वाले भी बड़े रसगुल्ले, मिठाइयाँ, बर्फियाँ, हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो ये बताइएगा, ये जो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये जो हमने बर्फियाँ खुद ही खाई हैं, या जो बेचारी टीम आई हुई थी उनको भी, जो मेहमान आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, उनको भी कुछ खिलाया? क्योंकि कल उनके कैप्टन तो बड़े दिल बर्दाश्त था और बड़े अफसरदा से लग रहे थे जब वो मीडिया से भी बात कर रहे थे। नहीं, वो बहुत खुश गए और उन्होंने, उनके जितने भी कोचेस से बात हुई, जितने भी प्लेयर्स से बात हुई, वो बहुत खुश थे कि पाकिस्तानियों ने हमारा बड़ा ख्याल रखा। होटल बहुत ही अच्छे थे, खाने आपके बहुत ही अच्छे हैं और आपकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं। तो जनूब अफ्रीका के जितने भी खिलाड़ी वापस गए हैं वो बहुत खुश हैं, और जो अभी भी रहते हैं और वो T20 खेलने के लिए लाहौर पहुंच गए हैं तो वो लाहौर में अच्छे खाने खाएंगे। गो के कोरोना की वजह से वो इतना बाहर नहीं जा सकते, वरना वो अनारकली बाजार तो जरूर ही देखने जाते हैं इस एयरपोर्ट के पास। ये बात ये सर आपने, और मैं चाहती जब वो मुस्कुरा रहे हैं उनकी तस्वीर खींच लीजिएगा। मैंने उनको मुस्कुराते भी नहीं देखा जब से वो आए हैं। क्विंटन डी कॉक वाकई बेचारा बड़ी टेंशन में है जी। खैर, बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका। टेस्ट सीरीज खत्म, T20 शुरू होने वाली है 11 फरवरी से। लेट्स होप कि पाकिस्तान T20 सीरीज में भी जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करे। वैसे शहबाज, जैसे PSL में 20% आपने कहा ऑडियंस अलाउ किया, इसमें भी हमें अलाउ करना चाहिए ना? देखते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े बुजुर्ग ना कभी कभी बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी कद ऐसा नहीं बड़ा होता कि जी आपकी हाइट बड़ी हो, जिनका वक़ार बुलंद हो उन्हीं का जो कद है दुनिया और मुआशरे में बुलंद होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात भी कराने जा रहे हैं एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से। ताल्लुक़ इनका कर्क से है। हाइट इनकी छोटी है और इनकी छोटी हाइट की वजह से इनको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी सोसाइटी दिमागी तौर पर इतनी पिस्ता कद है कि वो शफात उन्होंने जिन हस्ती से आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो डॉक्टर भी बने, डॉक्टर इन फार्मेसी। मारते भी थे लोग, जुमले भी कसते थे, बातें भी करते थे, ऐसी वो तमाम तो चीज़ें करते थे जिससे बताते थे कि वो खुद कितनी नीच ज़हनियत और छोटे कद के मालिक हैं। लेकिन जनाब निगाह बुलंद है, सुखन भी दिल नवाज है, जान भी पुरजोज है, तो फिर मीरे कारवां शख्स क्यों ना बने। तो फाइनली जनाब इनको जो है वो डिग्री अवार्ड हो गई है और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आमिर लियाकत। शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने माशाल्लाह फार्मेसी अपना कंप्लीट कर लिया है। कब हुआ है आपको डिग्री, कब अवार्ड हुई, कैसे आपको ख्याल आया कि जी आपको फार्मेसी करनी चाहिए? जी शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने तासरात आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं नवंबर में अभी हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है जी। मेरा इस तरह फार्म डी मैंने इसलिए किया क्योंकि फार्म डी जो थी एक वसी फील्ड है, इसमें मैं बहुत सारे ऑप्शन मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह गवर्नमेंट जॉब है, जिस तरह मैं इसमें बिजनेस वाला भी मेरे लिए इजी होता है क्योंकि इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूँ, इसमें मैं मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, इसमें मैं फार्मेसी में भी मैं अपनी फार्मेसी भी बना सकता हूँ। ज़बरदस्त। तो ये सारे मौके ऑप्शन मेरे साथ मौजूद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बड़ी वसी फील्ड है, इसलिए मैंने फार्म डी को चुना। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, पहले वो लोग जो कि आवाज़ें कसते थे, बुरा भला बोलते थे, अब जब आपको डॉक्टर साहब कहते हैं तो कैसा लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो पहले बोलते थे अब वो डॉक्टर साहब वगैरह में चेंज हुआ है, तो खामखा खुशी होती है। खुशी मकाम अच्छी वाली बात है ना।
یہ زبردست بات ہے. تھوڑا سا بتائیے گا اپنے تعلیمی کریئر کے حوالے سے کوئی مشکلات کا سامنا رہا ہے تعلیم میں آپ کو؟ جی خواہ ایک نارمل بندے کو تکلیفات ہوتے ہیں، مجھے تو ضرور ہوتی تھی. جس طرح میں اسکول جاتا تھا مجھے بیگ وغیرہ لے جانے میں مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ کتابیں وزنی ہوتی تھی، بیگ وزنی ہوتا تھا، تو میرے ساتھ دوسرا بندہ جاتا تھا، وہ میرے ساتھ بیگ لے جاتا تھا. اس کے علاوہ میں پیدل نہیں چل سکتا تھا زیادہ، کیونکہ وہ اسکول کالج وغیرہ دور ہوتے تھے، یا یونیورسٹی میں جو فیکلٹی تھی، ڈپارٹمنٹ تھی، وہ ہم سے دور تھی، تو خواہ اس میں مجھے ٹائم ایک زیادہ لگتا تھا. دوسرا یہ مطلب ہوتا تھا کہ میں تھکتا تھا، مجھے تھکاوٹ زیادہ ہوتی تھی، تو میں آرام سے جاتا تھا، رک کے جاتا تھا، اسٹے کرتا تھا، پھر جاتا تھا. تو دوست وغیرہ مجھ سے جلدی پہنچ جاتے تھے، میں اکیلا ہی رہ جاتا تھا. تو یہ بھی مسئلے بہت زیادہ تھے. دوسرا نارمل روٹین والے جو مسئلے ہوتے ہیں، جس طرح وہ چھوٹے بچے مجھ پر طنزیہ الفاظ جملے وغیرہ استعمال کرتے تھے، ایسے نارمل بھی لوگ تھے جو مجھے ایسے ناموں سے پکارتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. جس طرح میں ابھی 5-6 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، تو کہ کیا الفاظ استعمال کرتا تھا کوئی کیا، تو میں وہ برداشت کرتا تھا، کیونکہ کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے سب کچھ تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا کبھی دھیان کوئی یہ بندہ تھا ایسی کوئی تانا بھی مار دے، کوئی ایسی آپ کے ظرف سے گری ہوئی ایسی کوئی بات بھی کر دینا، تو آپ سارا دن بڑا ڈسٹرب رہتے ہیں، اور آپ تو مسلسل لوگ آپ کو عجیب بری باتیں بھی کرتے تھے، آپ کے اپنے دوست بھی جو ہیں وہ آپ کو تانے کستے تھے. تو کہیں آپ کو ایسا نہیں لگا کہ آپ نے کہا کہ بھائی اب میں گھر سے نکلنا ہی بند کر دوں گا، میں لوگوں سے بات ہی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دوں گا؟ گھر والوں کا کردار کتنا امپورٹنٹ رہا اس تمام تر آپ کی جو آپ نے ارتقا کی ہے، جو آپ نے ترقی کی ہے؟ اس طرح تھا، اگر میں گھر سے نہیں نکلتا تھا تو میرا مستقبل، روشن مستقبل میرا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ اگر میں گھر میں رہتا تو نہ میں تو پڑھائی کر سکتا تھا، نہ تو میں دنیا سے میرے تعلقات ختم ہو جاتے. تو میں نے کہا چلو یہ سب برداشت کرو، لیکن آگے اپنا سفر جاری رکھو. گھر والوں کے جو میرے ساتھ بہت زیادہ میرے ہیلپ کرتے تھے، سب کسی بھی چیز میں گھر والوں نے مجھے خفا نہیں کیا ہے. انہوں نے مجھے تقریباً آزادی ہی دی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے بندے ہو کہ آپ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ جو کرتے ہو مرضی ہے، لیکن اپنے مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرو. ڈاکٹر صاحب آپ نہ صرف یہ کہ ماشاءاللہ تعلیم میں قابل ہیں، آپ حساس بھی ہیں، سینسٹیو ہیں، آپ بہت، آپ چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں. تو پڑھائی لکھائی کے علاوہ کیا کوئی دیگر چیزیں بھی ہیں جہاں آپ یہ اپنی طبیعت جو ہے اس کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں؟ وہ ہمارے چھوٹے قد والے جو ہیں وہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے، اس میں میری پوزیشن بہت اچھی ہوتی تھی. جب میں اسکول میں تھا تو یہ میلی نغمے وغیرہ، نعت وغیرہ میں ابھی تو نہیں کرتا ہوں. ابھی تو یہ پڑھائی جب زیادہ ہو گئی تو یہ وغیرہ یہ میں نے چھوڑ لیا. ابھی صرف یہ ڈگری پہ تھا، سارا توجہ میرا ڈگری پہ تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جب لڑکے ڈگری مکمل کر لیتے ہیں، لڑکوں کی بڑی اچھی نوکری لگ جاتی ہے، تو اماں بہن اور ابا کا بڑا یہ ارمان ہوتا ہے جی اب تو ہم نے اپنے بھائی کی کر دینی ہے شادی اور ہم لائیں گے گھر میں پیاری سی بھابھی. تو آپ کے کیا پلانز ہیں؟ لڑکی آپ نے پسند کر لی، کیونکہ آف کورس ڈگری بھی حاصل کر لی، بڑی اچھی چنگی پلی آپ کے پاس نوکری بھی ہے. جی ابھی ایک لڑکی ہے، اس کو ویٹ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مسئلے اس میں انشاءاللہ اگر وہ ہو جائے تو اللہ خیر کرے. ہمیں بتائیں، ہم مسئلہ حل کراتے ہیں، ہم جاتے ہیں لڑکی والوں کے پاس. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی بات کر دی ہے؟ ہم حاضر ہیں. میں نے تو اس طرح جو دل کی بات کی ہے اس کو اس تک پہنچائی ہے نا. اس کے ساتھ اچھا بات پہنچا دی ہے آپ نے ان تک، یہ بتائیے اب وہ کام ہم نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کو شبو آ گئی. کام صرف یہ اس کے مائنڈ میں یہ لانا ہے کہ میرے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے، بس. یہ اصل کام ہے، یہ ڈاکٹر صاحب اصل کام ہے. لیکن چلے جی، یہ اصل کام ہے. وش یو لک، بیسٹ آف لک کہتے ہیں سر آپ کو. اللہ کرے کہ یہ جو بات ہے نا، وہ جو آپ نے وہ ڈالنی ہے ان کے ذہن میں، تو یہ بات ان کے ذہن میں آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے. بالکل ڈالنی نہ پڑے. اور ان کے ماں باپ بھی جو ہے وہ اللہ کرے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہوں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اور کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ نہ مانے تو ہم ہیں، ہم انشاءاللہ جا کے ان کو منائیں گے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی میں ایک اور
یہ میرے ناظرین کو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی جی بالکل، کہ اس طرح ہے جس طرح میں ہوں، الحمدللہ میں نے تو اتنی ہمت کی ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن کوئی مجھے برا بھلا کہتا تھا، جو بھی کہتا تھا میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا تھا، آگے میرے پلان تھا کہ میں آگے جاؤں۔ اس طرح میرے علاوہ اور بھی چھوٹے قد والے ہمارے کرک میں زیادہ ہیں، تقریباً 150-200 کے قریب ہیں۔ اچھا، تو اس کو یہ لوگ جو ہیں یہ سپورٹ کریں، ان کو ایسی باتیں نہ کہیں کہ وہ اس سے مطلب افسردہ ہو جائیں، وہ زندگی سے تنگ آ جائیں، گھر سے ہی نہ نکلیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے اور اس کو بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے ڈاکٹر عامر صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور صرف کرک کے رہنے والوں کے لیے نہیں، پورے پاکستان والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر چھوٹے کرک کے افراد موجود ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کا بازو بنیں اور ایک بہتر معاشرے کی قائم کریں پوری دنیا کے لیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے جناب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں جناب، اور بڑی ہی ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے جناب سوات سے، اور وہاں پہ جناب عمائدین نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو جہیز ہے نا، یہ جو لوگ منو ٹنو جہیز دے رہے ہیں، اور اس کے نام پہ جناب ایک معاشرے کے اندر ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو گئی ہے، اس نے اتنا جہیز دیا، انہوں نے کہا جی اس کو فکس کریں، اور ایک سب سے پہلے سوسائٹی خود سامنے آئی ہے، وہ جو ہم بات کرتے ہیں اس میں جی سوات والے بازی لے کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب 7 تولے سونے کی لمٹ انہیں لگائی ہے، کہ یہ ایک لمٹ ہے، یہ ایک بینچ مارک ہے، اور وہ بھی اسی کے شفاعت اندر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اور ساتھ میں بالکل منع کر دیا گیا کہ جی سوسائٹی جو ہے وہ ان تمام تر لوگوں کا بوائیکاٹ کرے جو کہ جہیز لے رہی ہے، کیونکہ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اسپیسیفکلی شفاعت پچھلے دنوں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پکچر علی ذیشان بڑے معروف ڈیزائنر جناب، ان کی کیمپین جو ہے وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی، جس میں وہ ایک خاتون ہے، ایک جو لڑکی ہے دلہن ہے، اس نے اپنا روسی جوڑا وہ زیبتن کیا ہوا، وہ ایک کارڈ گھسیٹ رہی ہے، کارڈ کے پیچھے وہ دیکھنے کی بڑے بڑی صندوقچیاں پڑی ہوئی ہیں جہیز کی، سارا سامان ہے، اور جو دلہا بھی ہے وہ بھی اس ریڑھی کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، جس کو گھسیٹ جو جس کو چلا رہی ہے وہ لڑکی چلا رہی ہے۔ تو بیسکلی وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہوتی، اس کا پورا خاندان، پتہ نہیں شفاعت لوگ کب سے سیونگ کرتے ہیں بچیوں کی شادی کے لیے، اور جن کے پاس انف سیونگز نہیں ہوتی ان کی بچیوں کے رشتے ملنے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ بہت کچھ ہے جناب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، ٹاپ سٹوریز۔ قومی ہیرو علی ستپارہ اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جاری۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن جاری رہے گا، امید ہے مثبت خبر آئے گی۔ سوات میں بھاری جہیز کے خلاف مہم کا آغاز، تعاون نہ کرنے والوں کے سوشل بوائیکاٹ کا فیصلہ، سوشل میڈیا پر بھی جہیز کے خلاف مہم کی دھوم۔ نوجوان آرٹسٹوں کی رنگ دے کراچی مہم، وال چاکنگ نہیں اب پینٹنگ، نفرت انگیز جملے نہیں صرف پیار، فن اور رنگوں میں ڈوبی دیواریں توجہ کا مرکز بن گئی۔ جناب سب سے پہلے تو بات ہم کر رہے ہیں جہیز کے حوالے سے، کیونکہ جہیز جناب جیسے ہم نے آپ کو بتایا سوات کے لوگ بازی لے گئے ہیں، اور خود سوسائٹی سامنے آئی ہے، اور سوسائٹی نے جہیز کے اوپر ایک لمٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شفاعت یہ وہ چیز ہے جو میرے خیال سے ہمارے اسکولوں میں جب ہم خواتین کی رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خواتین کو اچھے طور سے ٹریٹ کیسے کیا جانا چاہیے، یہ خواتین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے مرد حضرات کو، اور مرد حضرات کو آف کورس جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ ان کو نہیں بتا سکتے۔ تو یہ ایسی نارمز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بچپن سے ہی اسکولوں میں کہیں نہ کسی سلیبس کا پارٹ بھی بنانا چاہیے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ کیسے عزت کی جاتی ہے خواتین کی، چاہے
चाहे वो माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो या वो आपकी बीवी हो। और जहेज़ एक ऐसी चीज़ है शफात जो कि मेरे ख्याल से बच्चों को स्कूल में ही बतानी चाहिए कि ये एक बोझ है सोसाइटी पे। या तो वो जिससे शादी करेंगे उसके माँ बाप पे बहुत बड़ा बोझ होगा, या फिर उन पर बोझ होगा जब उन्हें अपनी बहन या बेटी ब्यानी होगी। बहुत बड़ी लानत है जनाब, हमें इससे पाना है छुटकारा। और सवाल जैसे भी शफात आप इसकी बात कर रहे थे वो सवाल से बाजी ले गए, लेकिन बहुत सारे वैसे भी लोग ऐसे हैं शफात मुआशरे में जो कि बिल्कुल भी जहेज़ के नाम पर एक बालों की पेन भी जो वो एक्सेप्ट नहीं करते। जी जनाब, और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग माशरे में मौजूद हैं। सवात में जनाब ये तहसील है बरीकोट की, जहाँ पर मजहबी और इल्मी शख्सियात ने इस जहेज़ के हवाले से एक मुहिम शुरू की और इसके खात्मे का आगाज़ कर दिया है। जो ताउन नहीं करेगा उनके सोशल बायकॉट का फैसला किया गया है। और सवात में कौमी जिरगे की जानिब से 20 तोले सोने के बजाय 7.5 तोले की हद मुकर्रर कर दी गई है। और जिरगे के फैसले को ना मानने की सूरत में सोशल बॉयकॉट का हुक्म है, और मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। बिल्कुल शबात, वैसे तो पाकिस्तान में 1976 से जहेज़ के हवाले से कानून मौजूद है और उसके बाद 2017 में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जहेज़ बिल मंजूर भी किया गया था और उसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 माह कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने तजवीज़ भी की गई थी, लेकिन समहाउ हमने देखा कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रुकने सूबाई असम्बली राशिदा रिफ़त साहिबा, जिन 2017 में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जहेज़ बिल पेश भी किया था। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी राशिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया गया था 2017 में जब आपने जहेज़ बिल भी पेश किया था। सबसे पहले तो ये बताएगा कि इस बिल के खदोखाल क्या थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका मारिया। असल में हमें ये ज़रूरत महसूस हो रही थी ना कि हमारा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और लोग हमारे पास आकर बार बार ज़रूरियात को अपनी पेश करते थे, उनमें जहेज़ सबसे सर फहरिस्त था। और माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप बड़े परेशान थे इस बारे में, इस वजह से हमने ये बिल पेश किया था। और इसके खदोखाल ये थे कि हमने जहेज़ पर इस तरह पाबंदी लगाई थी कि दुल्हन को सिर्फ गिफ्ट दिए जा सकते हैं, उनकी मालियत 50,000 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और दोस्त, अहबाब, वालदैन और मिलने जुलने वाले जो भी गिफ्ट देते हैं इन सब के मुश्तरका तौर पर बस इतनी ही मालियत होनी चाहिए। और लड़की वाले जो हैं बारात को खाने वाने नहीं खिलाएंगे, बल्कि वो सिर्फ मशरूब, कोई भी किसी किस्म का मशरूब पिलाएंगे, या चाय हो या शरबत हो। और चंद सिलेक्टेड लोग आएंगे निकाह के लिए और निकाह करा के लड़की को, दुल्हन को लेकर चले जाएंगे। फिर वलीमे पर हमने कहा था कि वन डिश होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने, 1000-2000 इकट्ठा ना करें, बल्कि उसकी भी हमने पाबंदी लगाई थी कि इतने ही होने चाहिए। और इसमें वन की चावलों की सिर्फ एक डिश, आप किसी भी तरह के चावल बना लें, और ग्रेवी या सालन जो है वो बस सिर्फ एक सालन होगा और एक मीठा होगा और एक कोई खुश्क आइटम जैसे कोई सीख कबाब या शामी कबाब हो सकते हैं। सही। और इसके अलावा हमने कहा था कि म्यूजिक बहुत नहीं बजाया जाएगा, बिल्कुल ना बजाया जाए, अच्छा है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा किसी की शादी हो ही नहीं सकती है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, हमने इस हवाले से अवेयरनेस भी क्रिएट की है, हम इस हवाले से बात भी करते हैं। ये समाज जरगे का जो फैसला है बरीकोट में, जो अब तहसील में हमायदीन सामने आए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि 7.5 तोले की शर्त है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई जहेज़ ही, ओवरऑल जहेज़ की जो मालियत है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो इसकी पासदारी नहीं करेंगे उनका सोशल बायकॉट होगा। असेंबली में बिल आया, बिल मंजूर भी हो गया, कानून भी बन गया, लेकिन पासदारी नहीं होती। आपको लगता है कि जो अब जरगे का फैसला है उसकी पासदारी हो सकेगी, लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? ये इस जिरगे का जो फैसला है सवात में बरीकोट के मकाम पर, उसके डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मोटी मोटी बात आई है यही हमें भी पता है जो आप अभी बता रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि जब एक बिल हुकूमत ने खुद पास कर लिया, मुतफ़क्का तौर पर पास कर लिया, वो कानून का उनके हिस्सा बन गया, दस्तूर का हिस्सा बन गया, तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से कुछ दूसरे लोग, कोई भी जिरगा या कोई भी एनजीओ या कोई भी लोग उठ के अपने लिहाज से करने लगे, इसलिए कि जरूरत है ना माशरे की, इसी वजह से लोग ऐसा करते हैं। तो ये तो हुकूमत की तौहीन है। बिल्कुल। तो आपके समझती कि असेंबली में अब ये स्पेसिफिकली जहेज बिल के वाले से मामला दोबारा उठाने की भी जरूरत है? मामला तो हम उठाते हैं, हमारे वहाँ पर जमात के जो हैं मेंबरान असेंबली वो भी बात कर रहे हैं, करते हैं,
लेकिन दोबारा बिल तो नहीं बन सकता ना, दोबारा बन गया है। अब तो इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए। हाँ, अब तो इम्प्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए। कुव्वत नाफजा जो है वो हुकूमत के पास होती है, कानून बनाना भी हुकूमत का काम है। कानून भी बन गया, वो इनके पास कुव्वत भी मौजूद है, इनके पास अदारे भी मौजूद हैं, इनके पास मीडिया भी मौजूद है, इनके पास पुलिस भी मौजूद है। बस बिल यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, इस हवाले से आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, जाहिर है सामने मौजूद नहीं है, लोगों को इसकी परवाह नहीं है। कुछ लोगों को आगाही नहीं होती तो आप आगाही दें, ये भी हुकूमत का काम है। और जिनको आगाही है वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं तो आप उसको उनके ऊपर कोई कानून नाफिज करें, अपने अदारों के जरिए से उस कानून के नफाज की कोशिश करें। ये तमाम चीजें मुमकिनात में से हैं और हुकूमत को अपनी तौहीन महसूस करनी चाहिए इस जिरगे के फैसले के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। राशिदा रिफत साहब हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ये बिल 2017 में मंजूर कर लिया, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इम्प्लीमेंटेशन अगर वंडिश की हो, आपने देखती हो तो आप जो लोग पंजाब में मौजूद हैं उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि जब ये वंडिश का कानून आया और सख्ती से आया, एक जूस मिलता था, फ्रिज ड्रिंक मिलता था, लेकिन उसके बावजूद शफात कहीं ना कहीं लड़की वालों के घर वालों पे इतना प्रेशर भी होता था कि फिर वो खाने के बड़े बड़े बक्से भी देते थे, लेकिन एटलीस्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही होती थी। और जो इसकी खिलाफ वर्जी करता था दूल्हे के वालिद साहब को फौरन जनाब पुलिस अरेस्ट कर लेती थी। तो मेरे ख्याल से अब भी ऐसा होना चाहिए शफात। और लेकिन शफात, जैसे अब आप 7 तोले की बात भी करें, आज के वक्त में जितना सोना महंगा है तो 8 लाख तो आपको सोने पे यहीं पर हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको और कम कर देना चाहिए, बल्कि बिल्कुल भी ख़त्म कर देना चाहिए कि नहीं भाई जहेज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शफात इतने लोग परेशान होते हैं सिर्फ जहेज़ ना होने की वजह से। बहुत सारी लड़कियां अभी तक अपने माँ बाप के घर पे बैठी हुई हैं कभी, तो ये चीज़ ऐसी है, इसको डिस्करेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल जनाब, इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। मुआशरे ने आगे बढ़ना है तो हमें आपस की इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बात करते हैं जनाब अब एक निडर और बहादुर मुहिम जू मोहम्मद अली सतपारा की, जो साथियों समेत लापता हो गए K2 की चोटी पर और आज तक उनका भी सुराग नहीं मिल सका। चौथे रोज़ में जनाब सर्च दाखिल हो गई है। तकरीबन 8,200 मीटर की बुलंदी पर इनसे राब्ता मुनक़ता हुआ और उसके बाद से इनको ट्रेस नहीं किया जा सक रहा, इनकी GPS ट्रैक्स नहीं मिल सक रहे, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में भी बड़ी दुश्वारी है। और पैदल सर्च भी की जा रही है, वहाँ पे आर्मी एविएशन की मदद भी ली जा रही है 5th स्क्वाड्रन की। और इसके बावजूद ये कल के मनाज़िर है जनाब, जो कि एक अकाउंट से साजिद सतपारा के अकाउंट से शेयर किए गए, जिसमें बता रहे कि जनाब पैदल सर्च के दौरान ही एक एवेलॉन्च हुई, एक लैंडस्लाइड हुई एक चोटी पर, और ये K2 में मामूली बात है, जिसकी वजह से जो ट्रैक्स हैं हाइकर्स के वो गुम होते जा रहे हैं। और अगर उनका सामान एक मकाम पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वहाँ मौजूद होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर ट्रेस किया जा सके, वो सामान किसी और तरफ जाके मिलता है, जिसकी वजह से ट्रैक नहीं हो पाता। जब हम K2 के वाले से बात कर रहे थे तो बहुत सारे नाजरीन हम ये नहीं जानते कि जो K2 है यहाँ पर जब आप इसको सर्च करने के लिए जा रहे थे तो कोई आसान काम नहीं होता, स्पेसिफिकली अगर हम विंटर्स में करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो डेथ के जो चांसेस हैं वो 24% है। बहुत सारे यहाँ पर हम देखते हैं कि माउंटेनियर्स आते हैं लेकिन उनसे बहुत सारे सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर ले जो दुनिया की सबसे बुलंदतरीन चोटी है, वहाँ पर जो डेथ रेशियो है वो 4 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खौफनाक चोटी है जब आप इसको सर करने के लिए आते हैं। और हमारे बहादुर बेटे हमने देखा कि अली सतपारा, जॉन स्नोरी और मोहर के साथ वो लापता है, चौथा रोज़ है और अल्लाह करे कोई मुआवजा हो जाए और ये लोग मिल जाएं। कल DG ISPR मेजर बाबर इफ्तिखार ने भी कहा कि हम तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए सर्च ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल करेंगे। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। फौज के हेलीकॉप्टर्स मैक्सिमम सीलिंग पे वहाँ पे फ्लाई करते रहे हैं। मौसम की खराबी की बावजूद एक लेवल से आके नहीं जा सके। सर्च एंड रेस्क्यू की जो एफर्ट्स हैं उसमें किसी का हम कमी नहीं आने दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में लोग अली सतपारा, उनके साथियों, चिली के जॉन स्नोरी और आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के वान पाब्लो को ढूंढ रहे हैं। उनके हवाले से नेक ख्वाहिशात का, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं अल्लाह करे जल्द इनका सुराग मिले। साजिद सतपारा जो कि अली सतपारा के साहबजादे हैं, हमारे साथ वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। साजिद पहले बताइएगा, ये पीर के रोज़ भी ऑपरेशन जारी रहा, 3 दिन हो चुके हैं, अब चौथा दिन शुरू हो गया है। ख़राब मौसम है, विंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत लो है, विजिबिलिटी भी पुअर है, इसके बावजूद ऑपरेशन जारी है। क्या तफसीलात हैं मजीद आपके पास? जी हम बिल्कुल मुतमईन हैं और आर्मी का मुकम्मल ऑपरेशन है, इसमें हाली मिशन में और आर्मी अभी फुली
जो फोकस है इस मिशन पे, आर्मी की जो हदीस है वो बेस कैंप पे गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से मौसम खराब होने की वजह से उनको वापस होना पड़ा है। फिर इंशाल्लाह आर्मी की हरकत जाएंगे और कल फिर फ्लाई करेंगे और सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा साजिद ये बताएगा, चौथा रोज़ है आज और हमने कुछ दिनों पहले आपकी वीडियो भी देखी जिसकी वजह से हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। पूरी कौम इस वक्त दुआ गो है, हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह वो बखैर और आफियत जो हैं वो एकदम से सामने आ जाएंगे, आपके कैंप के सामने आ जाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि जिन्होंने K2 सर किया। हाँ, बट वो जैसे वो स्नो रूम की बात करते तो स्नो रूम में उन्होंने अपने आप को कुछ दिनों के लिए वहाँ पर क़याम पसीर थे। आप कितने पुरुमीद हैं कि वो इंशाल्लाह सामने बखैर और आफियत आ जाएंगे? मैं एज ए क्लाइंबर, मैं भी खुद भी एक क्लाइंबर हूँ और आज उनका चौथा दिन है, वो लापता हैं और K2 विंटर 8000 पे वो लापता हैं। अभी सर्वाइवल की उम्मीद तो उनकी ना होने के बराबर है। एज ए क्लाइंबर जो मैंने देखा है, मैं उनके साथ था अभी इस एक्सपीडिशन में। बाकी जो उनकी जो बॉडीज हैं उसको तलाश किया जा सकता है इस ऑपरेशन के जरिए ना। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी बॉडीज मिल जाए तो यही बहुत है हमारे लिए। अल्लाह खैर करे जनाब, और अगर अल्लाह हम दुआ करेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर बॉडीज़ ही मिल जाएं तो ये भी बहुत काफ़ी है। फिर भी किसी मुआवजे के मुंतज़र हैं। बॉटल नेक के हवाले से बात की जा रही थी कि लास्ट राब्ता उनसे बॉटल नेक पे हुआ था। जो हमने इस पे रिसर्च की तो बॉटल नेक पे थिन आइस भी है, वहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, वहाँ पे स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इमदादी कार्रवाइयाँ तकरीबन नामुमकिन है वहाँ पे करना। आपको क्या लगता है एज अ क्लाइंबर, आपका क्या एक्सपीरियंस है? चोटी के बोतल नेक पे अभी जो विंटर का जो टेम्परेचर होता है अक्सर 40 से ऊपर ही होता है, 40 से ऊपर होता है और वेदर खराब हो तो -50 55 भी चला जाता है वेदर जो माइनस है। तो इस मौसम में जो इमदादी वो है बाई क्लाइंबिंग और बंदूक को बेच के नहीं किया जा सकता है। एज हाली रेस्क्यू मिशन या हाली के जरिए या किसी और जराये से उसका मुमकिन है इमदादी कार्रवाई की जा सकती है। सही। अच्छा साजिद ये कहेगा कि आपकी जो आपके वालिद से आखिरी मुलाकात हुई थी वो भी जुमे के रोज़ ही हुई थी। ऑफ कोर्स वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी। आपके जो वालिद से आखिरी बातचीत हुई थी वो क्या बातचीत हुई थी और साथ में आपको क्या लगता है कि वो कितने पुरुमीद थे कि वो उस दिन K2 सर कर लेंगे? हम जो जुमे की शाम को रात को हम समिट के लिए निकले थे, कोई 12 बजे रात को, और हम साथ ही जा रहे थे सारी टीम जो है, और बोतलने हम साथ थे 8200 के करीब तक हम साथ थे। उसके बाद मैं वापस आ गया और दोपहर के टाइम वो बोतलने पे चढ़ रहे थे और बोतलने जो मोस्ट टेक्निकल पार्ट है K2 का उसको चढ़ रहे थे और मुझे उम्मीद है कि वो शाम को K2 समिट किया है उन्होंने और वापसी पे उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है बोतलने पे। और अक्सर जो माउंटेन्स की क्लाइंबिंग की तारीख भी यही कहती है कि अक्सर जो वाक़यात होते हैं वो क्लाइंब करके समिट करके डिसेंट के वक्त अक्सर वाक़यात पेश आते हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि थका होता है, पारा होता है और उसको जैसे कोई मसला पेश आया उनके साथ। साजिद हमारी बिल्कुल दुआ है कि अली सतपारा साहब और उनके साथ जो उनके साथी जॉन स्नोरी और मोहर हुए हैं वो खैर आफियत अभी भी, क्योंकि मुआवजे के मुंतज़र हैं। और शफात ऐसा कि पहली बार नहीं हुआ कि कोई वहाँ पर इतने घंटे जो है वो सस्टेन ना कर पाए। इससे पहले भी ऐसा वाक़या हुआ था, कोई सालों पहले ऐसे ही माउंटेनियर आए हुए थे तो उन्होंने 90 घंटे वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहीं पर डेथ वैली में जो डेथ जोन है वहाँ पर कंप्लीट किए थे। तो हम भी इतने पुरुमीद हैं। बहुत शुक्रिया जी। साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद थे। और शफात कल एक बंदे ने बड़ा माहौल पॉजिटिव कर दिया। उसने कहा कि अली सतपारा एकदम सबके सामने आएंगे और सबको आके शौक कर देंगे, बताएंगे कि मैं बिल्कुल खैरियत से था। सो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। और मुआवजे के मुंतज़र हैं बिल्कुल। ये ज़ाहिर रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे वक्त में ऐसे हालात में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो सूरत हाल साजिद बता रहे हैं कि वेदर जो है जब वो डाउन होता है तो वो -55 -57 तक -60 तक चला जाता है। उसमें विंड्स भी हैं और मौसम विजिबिलिटी भी काफ़ी पुअर है। तो जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने है। लेकिन बात ये सिर्फ ये हाइट का नहीं है। हमने ये देखा कि देखिए जो इंसानी दिमाग है वो जो प्रॉपर फंक्शन कर सकता है वो 2100 मीटर पे जाके प्रॉपर फंक्शन तक कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड जिसका वो बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर सेरेब्रल एंजिमा एक प्रॉब्लम है जो कि अक्सर ऐसा होता है जो माउंटेनियर्स ऊपर जाके फंस भी जाते थे वो उसका शिकार हो जाते थे, क्योंकि आप अपनी सोचने की सलाहियत जो है वो खो बैठते हैं।
तो ये है कि सर्वाइव भी कर जाएंगे, तो कहीं जैसे अली के साजिद के साथ भी हुआ था कि वो मेंटली तौर पे वो काफ़ी अपसेट हो गए थे, देन ही हैड टू कम बैक। सो अल्लाह करे वो सर्वाइव कर जाए तमाम से सूरत हाल में। होप इज़ पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं जनाब और जिक्र करते हैं जनाब इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में जनाब वकला के चैम्बर्स मिसमार किए गए। वकला के चैम्बर्स जो कि सेशन कोर्ट में मौजूद थे, उनके हवाले से कहा गया जनाब ये गैर कानूनी है। वकला का कहना था जनाब अगर ये गैर कानूनी है तो सब्सटीट्यूट क्या है, अल्टरनेट क्या है। इस बात पे जनाब हुआ हंगामा और गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में वकीलों ने धावा बोल दिया। बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अब ताहुक्म सानी बंद कर दिया है। वकील जस्टिस अतमिनुल्लाह के चैम्बर का घेराव करके वहाँ पे नारा लगाते रहे और पुलिस वहाँ पर मौजूद वकीलों को काबू ना कर सकी तो वहाँ पर रेंजेस तलब करना पड़ी। क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ARY इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन, मारूफ तज्जियाकार जनाब साबिर शाकिर साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर ये जो कल सेशन कोर्ट में वाक़या पेश आया है जिसके बाद एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई कि चीफ जस्टिस के चैम्बर का घेराव किया गया और नारेबाजी की गई, आपको क्या लगता है जो डिमांड्स आई हैं वकला की उससे जो डेडलॉक पैदा हुआ है वो टूट पाएगा? ये डिमांड्स मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये नाजायज़ काब्ज़ीन है और कब्ज़ा किया हुआ है, और न सिर्फ कब्ज़ा किया, कब्ज़ा किस चीज़ पे किया है, पार्क्स पे किया हुआ है। बच्चों के खेलने का पार्क, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, डाक खाने की जगह, पुलिस स्टेशन की जगह, इस्लामाबाद की जगह, वो जगह जो आम लोगों के लिए है वो उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और ये कब्ज़ा फैलता जा रहा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं, और ये चंद लोग हैं, ज़्यादा भी नहीं हैं। और फिर आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो कहते हैं कि मुतबादल क्या है, तो भाई आप का काम जो है वो फ़ीस लेते हैं, आप बाकायदा तौर पे एक कारोबार है ये कोई फलाही सर्विस तो है नहीं कि जिसमें आपको गवर्नमेंट ये काम करे। ये तो आप बाकायदा तौर पे फ़ीसें लेते हैं और आपका रोज़गार है। और उसके बाद और बहुत से अच्छे अच्छे वकला जो हैं उन्होंने अपने अपने चैम्बर बनाए हुए हैं और अपनी जगह पे बनाए हुए हैं, रेंट पे ली हुई है जगह और वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अपनी जगह, उसके बाद कानून ने नोटिस भी दिया काफ़ी दफ़ा, लेकिन उन्होंने कोई नहीं और गिरा दिए गए। उसके बाद कल ये हुआ, और ये पहला वाक़या नहीं है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में गए, मैन हैंडलिंग की है उनके साथ, बिल्कुल मिसबिहेव किया उनके साथ, गालम गलोच किया उनके साथ। और ये पहला मौका नहीं है, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ भी यही कुछ कर चुके हैं। मातहत अदलिया में तो बेशुमार वाक़े आते हैं, उनमें तो वहाँ पे तो ना किसी खातून जज की इज़्ज़त महफूज है ना किसी मेल जज की इज़्ज़त महफूज है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था वकला तहरीक से और उसके बाद से आज तक जारी है। और अगेन मैं अफसोस की बात कहूँगा कि कल FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन अभी भी दरमियान में लोग पड़े हुए हैं बीच बचाव के। लेकिन आपको लगता है साबिर साहब जैसे भी आपने बात की थी ना, ये कम लोग हैं, लेकिन ये कम लोग हम देख रहे हैं कि कितने बासर लोग हैं, और बजाय कि कब्जे पे इनको निदामत हो कि अच्छी पढ़ी लिखी क्लास है, ये आते हैं, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के चैम्बर में आके तोड़फोड़ करते हैं। आपने बताया कि मैन हैंडलिंग की, गालम गलोच किया, इनके खिलाफ FIR भी अगर दर्ज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ हो सकता है इनके खिलाफ, क्योंकि देखिए यहाँ ये इस रवैये को तो डिस्करेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से नरमी का इजहार किया जा रहा है। उसकी रीज़न है कि FIR दर्ज हो गई और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा भी लगा दी गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और खामोशी से अभी भी पसे पर्दा ये हो रहा है कि मामला रफा दफ़ा हो जाए। उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में क्या देखा, वो भी हमारे सामने है, वो भी मामला रफा दफ़ा करवा दिया गया था। तो मसला ये है कि अगर आप एक तबके को इस तरीके से, और वो भी उसका एक मखसूस हिस्सा, चौधरी इत्तेज़ाज़ साहब को कल सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं, बहुत ही ऑनरेबल वकला हैं, वो अपना काम करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे से करते हैं, और बाहर से पढ़ के आते हैं, नौजवान पढ़ के आ रहे हैं, उनको ये क्या दर्स मिल रहा है। और फिर मज़े की बात है कि इनके लाइसेंस जब मुअत्तल करने का होता है वो भी इसी कम्युनिटी को, इन्हीं के अहदेदारों को भेज दिए जाते हैं, बार काउंसिल्स को भेज दिए जाते हैं, वहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये एक जब तक मौसर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और हमें तो मतहत अदलिया के ख़ास तौर पे जजेस के
बहुत सारे पैगामात आते हैं और वो अपनी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, सरेआम उनको गालियां दी जाती हैं कोर्ट रूम में जाके, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है? तो साबिर साहब ये तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। हम तो देखते हैं आए रोज वीडियोस आ रही होती हैं, वो जो कोर्ट में कैमरा लगा होता है उससे भी जो है ना वो किसी जज को थप्पड़ पड़ जाता है। सेशन कोर्ट में ये वाकयात बड़े सामने आते रहते हैं और आए रोज होते रहते हैं, गालम गलोच होती रहती है। जज भी बेबस हैं, इनके लाइसेंस भी मनसूख नहीं होते, और अगर मनसूख होते हैं तो 3-4 दिन बाद वापस बहाल भी हो जाते हैं। और अगर कोई सियासी मामला होता है तो फौरन बार काउंसिल्स की तरफ से एक इतना बड़ा जो है ना स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है, लेकिन जब ऐसे मामला होते हैं तो बार काउंसिल्स बिल्कुल चुप होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कि उनके वोट होते हैं और उन्हीं वोटों के जरिए ही वो मुंतखब होकर बार काउंसिल्स के मेंबर ओहदेदार बनते हैं। तो अगेन वही काम आ जाता है कि जनाब ये हमारा वोटर है, वो फलां का वोटर है। और एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बेंच और बार एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। मैं तो नहीं समझता कि ये 2 पहिए हैं, बल्कि ये निज़ाम इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट है। ये कॉन्सेप्ट जो है, अदलिया का काम है इंसाफ फराहम करना, जजेस का काम है इंसाफ फराहम करना। पहले जो होता था, पहले जजेस अपने आप को रिस्ट्रेंट करते थे, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप को महदूद करते थे, सोशल गैदरिंग में नहीं जाते थे। अब वकला जो है उनके साथ इस हद तक फ्रैंक हो जाते हैं कि उसके बाद फिर ये मामला यही होता है। अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी भी पंजाबी की बड़ी मशहूर कहावत है कि नुआ भी वो डाडियां होंदी ने जेड़े मेके तगड़े होंदे ने, इनकी पुष्प बनाई कौन करता है? जिस तरीके से हम इनको देखते हैं कि आते हैं, ये धावा बोलते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का चैम्बर हो, वो तोड़ फोड़ करते हैं, मैन हैंडलिंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, घूसों की बरसात कर देते हैं। इनके पीछे ऐसे कौन है जिनको बचा लेते हैं और कुछ एक्शन भी नहीं होता इनके खिलाफ? माजी में मैं बता देता हूँ कि बड़े अफसोसनाक वाक़यात। पहले तो इफ्तिखार चौधरी साहब, वकला तहरीक चली है, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। वो जब भी कोई मामला होता था तो इफ्तिखार चौधरी साहब उनको बचाते थे और उनका मैसेज था कि वकीलों को कुछ नहीं कहना, ये हमारी फोर्स हैं, ये कहते थे। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का मामला हुआ, उसमें एक और ऑनरेबल जज थे, वो दरमियान में आए और उन्होंने मामला रफा दफा करवा दिया, वो भी आजकल रिटायर हो चुके हैं। फिर मुल्तान में जब हुआ, उसमें भी अगेन आला अदलिया के एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिटायर हो चुके हैं, वो उसमें दरमियान में आ गए। तो ये पीछे जो चल रहा होता है, ये जो बार्स की पॉलिटिक्स है वो फिर इन्वॉल्व होती है उसमें। वो फिर अपने अपने ग्रुप्स को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ये फ़लाँ चैम्बर का है, ये फ़लाँ चैम्बर का, ये फ़लाँ चैम्बर का, इनको बचा लिया जाए। तो अभी भी यही हो रहा है। तो साबिर साहब, आप खुद माशाल्लाह कोर्ट पे रिपोर्टिंग करते रहे, आपका इतना एक्सपीरियंस भी है, तो आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? कोई सोल्यूशन है भी या नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा? इसका सोल्यूशन यही है कि एक दफ़ा कानून हरकत में आए, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। तो अगर रूल ऑफ लॉ है तो सबके लिए है। FIR दर्ज हो चुकी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ट्रायल हो और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना हो, एक दफ़ा हो जाए। इसके अलावा रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता जी। हमने सवात ऑपरेशन भी देखा है, हमने बोनीर भी देखा है, हमने वजीरिस्तान और फाटा के ऑपरेशन भी देखे हैं। स्टेट के सामने कोई बड़े से बड़ा दहशतगर्द भी खड़ा नहीं हो सकता जब स्टेट फैसला कर ले। जब स्टेट फैसला कर ले जनाब, तो कोई खड़ा नहीं हो सकता और यही सोल्यूशन है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत साबिर शाकिर साहब ने इस मामले में अपनी भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दी, क्योंकि बड़े अरसे से कोर्ट इन्होंने रिपोर्ट की है। डेफिनेटली ही नोज बेटर अबाउट इट। तो बहुत शुक्रिया जी, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको ये जो एक आपने फड्डा देखा अभी अपनी स्क्रीन पे, एक अब हम आपको सीनियर फड्डा दिखा। बिल्कुल शफात, और ये फड्डा तो ऐसे से खून खौलता था, लेकिन अभी जो हम आपको फड्डा दिखाने वाले हैं उसको देख के आपको बड़ा प्यार आएगा। हम आपको लेके जा रहे हैं सरगोदा में होते रहते कराटे के मुकाबले, लेकिन इस दौरान हम देखा कि बड़ी उम्र वालों ने भी यहाँ पर एंट्री मारी और कराटे के यहाँ पे तो बॉक्सिंग चल रही है, सीनियर सिटीजन किक बॉक्सिंग मुकाबला है जनाब। बिल्कुल शफात, क्या कमाल ये पंचेस। अच्छा ये पंचेस ये सही है, फुल किकें बड़ी और ये बहुत जबरदस्त जनाब। आप देखें, दिल होना चाहिए जवान जी, उम्र की रखे है। शफात मैं बता ही नहीं सकती कि मैं इसमें कौन से अंकल को सपोर्ट कर रही हूँ, दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं। ये देखें जनाब, दोनों माशाल्लाह हजरात अपने मद्दे मुकाबिल को दुखाए बगैर जो है मारना चाह रहे हैं। पोले पोले हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इनको जो है ना वो घूस। ये देखें, ये वैसे बड़ी फिटनेस चाहिए इस काम के, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। बंदा अच्छा हट्टा कट्टा आदमी चाहिए, अगर जो प्रैक्टिस में ना हो
वो 1 से 1.5 मिनट में ड्रेन आउट हो जाता है। शफात इतने प्यारे लग रहे हैं। मुझे बताया आपको क्या लगता है इनमें कौन जीता होगा? मुझे तो लगता है दोनों को जीतना दोनों है ना, दोनों को जीतना। दोनों ही इतने हल्के टाकने हैं। भाई रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट क्या हुआ? प्लीज रिजल्ट दिखाएं। रिजल्ट की हम बड़े शिद्दत से मुंतजिर हैं कि रिजल्ट इस मुकाबले का, इस खूनख्वार लड़ाई का क्या निकला। और लोग भी बड़ा चेयर कर रहे हैं, लोग जो मौजूद हैं उन्होंने कहा बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। अच्छा जनाब रिजल्ट ओ, लेकिन शफात मैं होती ना यहाँ पे तो मैंने वो ब्लू बॉक्सिंग ग्लव पहने उनको भी जिता दी थी। हाँ ये देखे ना मेरा भाई आया, उन्होंने कहा नहीं दोनों जीते हैं, चाहे अपने रेड ग्लव्स वाले अंकल हो या ब्लू ग्लव्स वाले अंकल हो। कितने क्यूट थे शफात। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और हमारे टेलीविज़न के बड़े जाने माने अदाकार हैं टीपू शरीफ, जिनका पूरा नाम तो है सैयद युगरुज टीपू शरीफ साहब, और वो जानवरों के हकूक़ के हवाले से लोगों में भी शऊर उजागर करते रहते हैं और ख़ुद भी इस हवाले से बड़ी एफ़र्ट करते हैं। ख़ास तौर पे जो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स होते हैं, यानी जो गली में फिरने वाले कुत्ते और बिल्लियाँ होते हैं, वो उनकी बड़ी ख़ास देखभाल करते हैं और बड़ा उनके साथ मोहब्बत रखते हैं। जनाब कराची में आपने देखा है कि जब से ये आवारा कुत्तों का मामला ज़रा ज़ोर पकड़ा है और जब से शहरियों के ऊपर कुत्तों ने हमले करने शुरू किए हैं, तो ज़रा शहर में दोबारा से अब कुत्ता मार मुहिम जो है उसकी हवा चल पड़ी। बिल्कुल शफात, स्पेसिफिकली जब हमने लास्ट जुमे को बात की थी ना कि हम मंडे को आएंगे और हम इस हवाले से बात करेंगे कि कराची में आवारा कुत्तों की कितनी बहुतात है, तो समहाउ हमने देखा कि इत्तफाकिया तौर पर उसी वीकेंड पर जितनी अगर हम डिफेंस वाले दूसरे एरियाज में भी देखें बहुत कुत्ता मार मुहिम ने बड़े ज़ोर शोर से चलाई गई। और उसके बाद हमने देखा कि टीपू, ना सिर्फ टीपू की बल्कि बहुत सारे और लोगों की भी वीडियोज़ आई। टीपू की जो स्पेसिफिकली वीडियो आई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थे, वो रो भी रहे थे और उनके मुताबिक उनके ये 2 स्ट्रे डॉग्स थे जिनकी वो देखभाल कर रहे थे, दोनों को इंतजामिया ने जहर देकर मार दिया। और ये जो वाक़या पेश आया था ये कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में पेश आया था। लेकिन शफात यहाँ पर मसला ये भी है कि एक तरफ हम देखते हैं कि आवारा कुत्तों की बहुतात भी यहाँ पर बहुत है। जैसे पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी शेयर की थी कि 5 कुत्ते, वो तो खैर अवानी थे, वो तो पालतू कुत्ते थे, किस तरीके से उन्होंने एक बुजुर्ग राहगीर पर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। जो मालिक था वो बेबस खड़ा हुआ था क्योंकि वो 5 कुत्तों को मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। तो वो ये वीडियो आपके साथ एक बार दोबारा शेयर करते हैं। शफात, देयर हैज़ टू बी अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दिस कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब कुत्ता मार मुहिम शुरू होती है तो हमने देखते हैं कि और बहुत सारी एनजीओज भी सामने आ जाती है कि भाई देखिए इनको मारे मत, आप इनको न्यूट्रल कर दें, इनको मारे मत। तो अब ये समझ में नहीं आता क्या सोल्यूशन हो सकता है अल्टीमेट इसका। इसके जनाब सोल्यूशन जितने भी हैं वो रहमाना नहीं है, उनमें थोड़ी सी बेरहमी रखनी पड़ती है और ये लोगों की उनकी जान की हिफाजत के लिए है। जो हम देखते हैं चूंकि ऐसे मामलात में हम मौजूद ममालिक की तरफ रुख करते हैं और उनसे देखते हैं भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वो भी कुत्तों को पकड़ते हैं, चंद दिन रखते हैं और उसके बाद फिर उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। टीपू हमारे साथ मौजूद है जनाब, उनसे ज़रा इस वाक़े की तफसील लेते हैं। बहुत शुक्रिया टीपू हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ज़रा बताइए आप इन कुत्तों की कब से देखभाल कर रहे थे, क्या वाक़या हुआ, ज़रा थोड़े से सवाल से तफसीलात बताइएगा। मुझे कुत्तों की देखभाल करते हुए 12 साल हो गए और इन 10 से 12 सालों में मैंने 400 से ज़्यादा कुत्ते पाले। उनमें से बहुत सारे मर भी गए, कुछ जो हैं वो मौजूद थे लेकिन मुख्तलिफ़ इलाकों में फैले हुए हैं। हमारी गाड़ी जाती है, उनका मेडिकल ख्याल भी रखती है, उन्हें इंजेक्ट भी किया जाता है, वैक्सीनेटेड हैं ज़्यादातर, बल्कि मैं कहूँगा 80% स्पेड और न्यूटर्ड हैं। स्पेड और न्यूटर्ड का मतलब होता है न्यूटर मेल को किया जाता है, स्पे फीमेल को किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये अब बच्चे नहीं पैदा कर सकते क्योंकि इनका ऑपरेशन हो चुका है। तो जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ही नहीं होंगे तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, यानी आबादी बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। जब आबादी बढ़ने का चांस नहीं है और वो ह्यूमन फ्रेंडली हैं, इंसानों में पल के बड़े हुए हैं, बीमारी भी उन्हें कोई नहीं है, तो फिर मारने का क्या लॉजिक है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी जानिब टीपू हम देखते हैं कि कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में आवारा कुत्तों की जिस तरीके से बहुतात है, फिर ये आम शहरियों पे हमला भी कर देते हैं। चले जवान लोग तो बच जाते हैं लेकिन जो ख़वातीन हैं और जो बुजुर्ग हैं वो अटैक की जद में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से तमाम तो सिचुएशन पे काबू पा सकते हैं? आवारा इंसान होते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो सिर्फ कुत्ते होते हैं, वो अल्लाह ताला जहाँ पे उन्हें पैदा करता है वो कर देता है। अगर आवारा कुत्तों की वजह से मसले हो रहे हैं तो बेराह जो इंसान हैं उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो आपके बच्चों को दवाएं नहीं मिलती, उन दवाओं के पैसे कौन खा रहा है, ये बताएं मुझे। अगर आपको कोई कुत्ता काटता है और आप अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, तो वेयर डिड द मनी गो, ये मुझे मालूम करके बताएं।
اور مجھے ایک بات بتائیں, فار ایگزامپل میرا نام اسماعیل ہے, ٹھیک ہے جی, اسماعیل ایک آدمی کا قتل کرتا ہے, تو آپ اسماعیل کو سزا دیں گے یا ابراہیم کو سزا دیں گے یا عمر کو سزا دیں گے یا کسی بھی انسان کو سزا دیں گے جو دوسرا ہے؟ میں نے اگر قتل کیا تو مجھے سزا ہوگی نا. اگر کسی کتے نے کہیں پر کسی کو کاٹا, اگریسو ہے, بیمار ہے, تو اس کو آپ اگر پٹ ڈاؤن کرتے بھی ہیں یا اسے وہاں سے ریموو کرتے بھی ہیں, جو بیسٹ سلوشن ہے. بات ایسی ہے ٹیپو, جو جس کے گھر میں یا جس شخص پہ کتے حملہ کرتے ہیں اس شخص کو کتوں سے کسی قسم کی کوئی محبت ہو نہیں سکتی, نہ اس کو نہ اس کے رشتہ داروں کو. اور جو ہم دیکھتے ہیں یہاں گلیاں کوچوں میں جس طرح سے کتے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایک خوف آتا ہے. بائیکر حضرات, سائیکل پہ چلنے والے حضرات, شہر میں سائیکلنگ ختم ہو گئی کتوں کے خوف کی وجہ سے. لوگ بائک پہ گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں رات کے وقت کیونکہ کتے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بہت ایک خوفناک صورتحال ہے, اور وہ کتے کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ صرف ایک کتا چلے ایک مخلوق ہے, دیگر مخلوق بھی ایسی ہے, دیگر جانور بھی ایسے ہیں یا جاندار ایسے ہیں کہ اگر ہمیں ضرر پہنچا سکتے ہیں تو ہم ان کو تلف کر دیتے ہیں. ایسے میں حکومت کیا کرے؟ آپ کیا سلوشن دیں گے حکومت کو کہ اگر ایسی سچویشن سامنے ہے کہ لوگوں کی جان کا خطرہ بن گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ ایسے کتوں کا کیا سلوشن ہے؟ کراچی میں 400-500 لوگ ہیں اس طرح کے جو جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. آپ انہیں کانٹیکٹ کریں, ہمارے پاس ذرائع ہیں جس کے ذریعے انہیں ریموو کیا جا سکتا ہے. انہیں جب آپ آپریٹ کر دیتے ہیں تو وہ ریپروڈکشن نہیں کر سکتے. جب ریپروڈکشن نہیں ہوگی, نئے بچے نہیں پیدا ہوں گے تو کتوں کی تعداد نہیں بڑھ سکتی. جب ایک چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی ہوگی تو بڑھے گی کیسے؟ آپ کو مارنا تو نہیں پڑے گا, کسی کو تو احساس ہوگا کہ یہ گناہ بھی ہے, کوئی بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, کسی چیز کی جان نہیں لینی چاہیے. صحیح, بہت شکریہ. جو ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسے کوئی آوارہ کتے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو کراچی میں تقریباً, نہیں صرف کراچی کی بات کریں تو 400 سے زائد ایسے افراد ہیں جو ایسے اسٹرے ڈاگس, نہ صرف اسٹرے ڈاگس بلکہ اسٹرے کیٹس کا بھی خیال رکھیں. لیکن شفاعت, یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ چاہے ان کتوں کو آپ نیوٹر بھی کر دیں تو اس سے سمپلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے ان کے دماغ پہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ سم ہاؤ ریاکشن ایسا جو ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ بھی ایک ریزن بنتی ہے کہ بہرحال کتوں کی پروڈکشن تو ہے ہی ہے, وہ کتوں کا انسانوں پہ حملہ کرنا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ وہ ہے, کتے بہت ساری تعداد میں, بلیاں بہت ساری تعداد میں انسانوں پہ حملہ نہیں کرتی تو لوگ نہیں مارتے ان کو. کتے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, انسانوں پہ حملہ کرتے ہیں, بچوں پہ حملہ کرتے ہیں. اور زیادہ تر اگر آپ کا کسی چائلڈ ایمرجنسی میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں جب ڈاگ بائٹ کے کیسز آتے ہیں تو وہ سارے منہ کے ہوتے ہیں. کتے بچوں کے منہ پہ حملہ کرتے ہیں, بھمبوڑ دیتے ہیں. بالکل. اندرون سندھ سے شفاعت, ہمارے پاس حسنین بچہ, وہ کسی کو بھول سکتا ہے جو کہ اپنی ماں کی گود میں کس طرح سے سسک کے اس بچے نے جان دی تھی, وہ مناظر ہم نہیں بھول سکتے. یہ آپ بالکل صحیح بات کریں, یہ آوارہ کتے بالکل سب سے پہلے اٹیک ہی منہ پہ کرتے ہیں, بچنے کے چانسز ہوتے ہیں. ریبیز کے انجیکشن شفاعت ہمارے پاس کہاں پر اتنے زیادہ سے آپ ہی نہیں ہے. اٹس اے لائف لانگ ٹراما. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شفاعت, کراچی کے شہری جہاں پر ہم نے ان کی مشکلات کے حوالے سے اتنی بات کی, تو اب ان کے لیے جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ان کی آنکھوں کو بھری محسوس ہوتی ہیں اس حوالے سے بات بھی کریں گے. آج کل کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہم جاری جس کا نام ہے رنگ دے کراچی. روشنیوں کا شہر رنگوں سے بھرا ہے جناب. جی جناب, ایک تو کراچی میں ویسے بارشیں کم ہوتی ہیں, دوسرا جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں ان کا بھی کوئی خاص رجحان نہیں ہے عمارتوں کی, دیواروں کی صفائی کا. تو آپ کو نا شہر کے اوپر گرد کی ایک لہر نظر آتی ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی عمارت کو جا کے دیکھیں, کسی بھی دیوار کو جا کے دیکھیں, وہ دھول مٹی سے اٹی ہوئی ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے صدیوں سے صاف نہیں ہوئی, حالانکہ پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی سال پہلے ہی برش پھیرا تھا انہوں نے. پان کی پیک آپ کو یاد, مطلب ابھی ایک دیوار پہ رنگ کیا جاتا ہے تو اگلے دن اس پہ اورنج کلر کی چھینٹیں آ جاتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو لکھا ہوا ہوتا ہے پان کی پیک, جو وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اب اس سارے معاملے کو کیا کیا جائے؟ تو جناب اس میں جب کراچی کے نوجوان یہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک مہم شروع کرتے ہیں جناب, رنگ دے کراچی. اور یہ جناب آرٹسٹ افنان احمد اور ان کے جو ساتھی مصور ہیں وہ سب یہ گرافٹی چلا رہے ہیں, مورلز بنا رہے ہیں, بڑے مزے کے میسیجز دے رہے ہیں, سوشل اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اور اس سب کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ, شہر کو خوبصورت, اور وہ فارسی کا لفظ ہے دیدہ زیب, دیکھنے میں بھلا لگنے والا. شفاعت کیا کمال بات کی, جملہ دے گیا میں. صفائی بھی ہو گئی اور شہر رنگوں سے بھی بھر گیا. تو افنان احمد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, انہیں کو اس حوالے سے ویلکم کریں گے. السلام علیکم افنان, ویلکم ٹو باخبر سویرا. افنان, بڑی زبردست قسم کی آپ مہم کریں. ایک بار تو میں نے انفیکٹ میں نے خود بھی دیکھا تھا جس طریقے
तरीके से इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और जो नौजवान हैं वो गार्डन में भी, गार्डन के एरिया में जिस तरह से काम कर रहे थे, शुरुआत आप लोगों ने गार्डन से की या कहाँ से, कौन से एरिया से शुरुआत किया? ये शुरुआत हमने जो की थी वो लियारी से की थी। कि लियारी की स्ट्रीट्स में जब हम निकले तो हमने देखा कि वहाँ गंदगी बहुत मौजूद थी, तो उस गंदगी में हमने 2018 में उस गंदगी को क्लीन करवाया। उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स एंड 1 मंथ वापस हमने गंदगी देख ली। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम ऐसी मुसव्वरी करें कि यहाँ कोई गंद ना फेंके, खुद ही शर्म कर ले लोग। जी, खुद ही शर्म कर ले। उसके बाद फर्स्ट फेज हमने ये रखा कि हम डोर टू डोर अवेयरनेस दें लोगों को। उसके बाद हमारे साथ इलाके की गर्ल्स थी और मैं तो फिर कंफ्यूज था कि कैसे करूँगा। तो उसमें मुझे एक आर्टिस्ट मिली, आशना समीन, जिसने फर्स्ट स्टेप में मेरी मदद की कि हम कुछ ड्रॉ करते हैं और ये काम करते हैं। तो इसमें 2019 तक ये सिलसिला चलता रहा डोर टू डोर कैंपिंग में कि कचरे को आखिर रोका कैसे जाए। तो उसमें मुझे गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा सपोर्ट दिए, मशीनरीज प्रोवाइड कर दी, डीसी से कांटेक्ट हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर ने भी हमें बहुत ताउन किया इस चीज़ में। फिर हमने अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किया। उसके बाद जो है हमने कहा कि इस वॉल को अब एक आर्ट किया जाता है। उसके बाद हमने आर्ट स्टार्ट किया टीच पीस के नाम से, कि हमें सीखने और समझने की भी बहुत ज़रूरत है, तो जिसका नाम हमने रख लिया, ये वर्ल्ड मैसेज चल रहा था टीच पीस। तो टीच पीस से हमने स्टार्टअप लिया। तो उसके बाद हमने इस मुसव्वरी को कंटिन्यू करते हुए यूथ पार्लियामेंट के दोस्त मुझे मिले, जिन्होंने कहा कि हम इस कैंपिंग में को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस कैंपिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और इससे हमें बड़े स्पॉन्सर्स मिले। तो कोई आप तो बता रहे हैं कि आपने एक दीवार से काम शुरू किया और माशाल्लाह पूरा काफिला बन गया है। जी, एम्बिशन क्या है? कराची की हर दीवार पे एक इंटरनेशनल लेवल की ग्राफिटी हो, म्यूरल्स बने हुए? हमारा एम्बिशन ये है कि जैसे ही हम शहर में एंटर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आपने बात की कि पान की पीक तो इतनी नहीं मिलती जितनी हमें बाबा बंगाली मिलते हैं, सावित्री माई मिल जाती है। जी जी जी, ये महबूब कदमों में, लेकिन आज तक आया नहीं है। तो हमें ट्राई कर चुके हैं अफनान आप इस बात लेकिन आज तक आया नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलती है। और हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और सियासी तनकीद, जिसमें हम इतने हद तक गिर चुके थे कि हम हेट मैसेज करते थे एक दूसरे की कम्युनिटी के लिए, हम उसको गालियाँ दे रहे हैं, हम उसको गालियाँ दे रहे हैं दीवारों पे। हाँ, सही कह रहे हैं। तो हमने इस वजह से एम स्टार्ट लिया कि क्यों ना हर नौजवान अपने शहर में निकले। हर शहर को मैं सिर्फ नहीं कर सकता या मेरी टीम नहीं कर सकता। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो आप जाके अपने घर की वॉल से स्टार्ट लें। जैसे हमने अपनी स्ट्रीट्स की वॉल से स्टार्ट ली, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक यूथ पार्लियामेंट का बड़ा इसमें सपोर्ट रहा, जिसने ये स्पॉन्सर्स हमें किए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इतनी बड़ी कॉस्ट अफोर्ड भी नहीं कर पाता। कितने एरियाज कवर कर लिए? और अभी आपने कॉस्ट के वाले से बात भी की, ये कॉस्ट आप पूरी कैसे कर रहे हैं? तो ये कॉस्ट हमें जैसे हमने स्टार्ट लिया कि ये कॉस्ट तो हमें स्पॉन्सर्स यूथ पार्लियामेंट की तरफ से मिले, ब्रशेस वगैरह, पेंट वगैरह और रिफ्रेशमेंट जो थे हमारे दोस्त थे उन्होंने की। तो इस वजह से हम चलते आ रहे हैं कि ये बड़ा टारगेट था कि हमने जो लियारी के बाद हमने स्टार्ट लिया वो बोर्ड बेसन से लिया। बोर्ड बेसन के बाद हम क्लिफ्टन में गए, जिसमें हमने सिंध कल्चर को प्रमोट किया। फिर हम पंजाब चौरंगी पे पहुंचे, जिसमें हमें डीसी साउथ ने कहा कि ये वॉल्स हम भी करेंगे आपके साथ मिल के। और डीसी शाह फैसल के रिहायशी पूछे कि आप शाह फैसल कब आएंगे, हम मुंतजिर हैं कि हमारी दीवारें भी खूबसूरत लगे। शाह फैसल से हमारे पास आर्टिस्ट मौजूद हैं और बहुत जल्द ही हम शाह फैसल की तरफ भी आएंगे, मूव होंगे। और उसके बाद हम नाज़माबाद में भी गए और आज खुशी इस बात की है कि नाज़माबाद के नौजवानों ने मिलकर, नाज़माबाद यूथ अलायंस ने, उसने जहां हमने एक की थी उन्होंने मजीद 85 म्यूरल्स कंप्लीट कर दिए वहाँ। अमेजिंग उन यूथ ने किए। मुझे अफनान ये बताइएगा, कराची में सियासी जमातें या सियासी वर्कर्स इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि यार आज हमने इतनी जगहों पे चॉकिंग कर दी है जी, और चूंकि जो लोग ज़ाहिर है वो पब्लिक रिलीजन डिसोन करते हैं, लेकिन अंदर खाने ये एक हिडन ट्रुथ है, एक हिडन रियलिटी है हमारे कराची की। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई म्यूरल बनाया हो, कोई अच्छा खूबसूरत बनाया हो और अगले दिन आकर उस पर किसी ने स्प्रे पेंट कर दिया हो? नहीं, ऐसा मेरी टीम फलाना जीए नहीं, ऐसा कुछ तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला। बड़ी अच्छी बात। लेकिन मेरी एक जो दोस्त थे उनकी टीम के साथ ऐसा हुआ जब उन्होंने लियारी अहमद शाह बुखारी रोड पे एहसन शाह वाले दोस्तों ने हमने ये काम किया था, जहां उन्होंने औरतों के हुकूक की बात की थी। तो वहाँ कोई करीबी मजहबी जमातों ने जो है उसको औरत के मुंह पे स्याही फेंक दी थी, जहाँ उन्होंने असला तोड़ के कलम का निशान दिखाया था। एक मैसेज दिया था एहसन शाह ने कि हमें हथियार की नहीं कलम की नीड है। इतनी टॉलरेंस पड़े। अच्छा, हुआ क्या? उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिन्यू कर दिया उसी आर्ट को। उन्होंने ऐसा पुरअमन जवाब दिया कि उसी आर्ट को दोबारा रिन्यू कर दिया, ना कि हम किसी के मुखालिफ गए। लेकिन उन्होंने एहसन शाह वालों ने ये बड़ा खराज तहसीन वाला काम किया कि उन्होंने दोबारा
रिन्यू उसको जो आपने टीच पीस की बात की ना कि अम को सिखाना कैसे, एग्जैक्टली वो वाली बात हुई। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं या कोई भी ऐसा शख्स जो कि अच्छी मुसव्वरी जानता हो और वो चाहे कि वो भी कराची की दीवारों को ऐसे सर्व करे, अपने सिटी को सर्व करे, आपसे वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? वो मुझसे मुझे फेसबुक पेज पे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, तो उनसे भी कैसे मतलब कैसे रब्ता करेंगे? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या कोई पेज है? पेज पे आ जाए, लियारी हमारा के नाम के हमारा पेज चल रहा है, हमारा लियारी हमारा अज़्म, जिसमें हमने स्लोगन रखा है लियारी हमारा, सिर्फ मेरा नहीं हम सब का लियारी है, तो हम क्यों ना लियारी की बेहतरी के लिए काम करें। तो लियारी से जब ये आर्टिस्ट उठ के कराची की लेवल तक जा सकते हैं, तो बहुत से आर्टिस्ट हर टाउन में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा हमें मिले, और हमारा अहम ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने तो अच्छा और साफ़ कराची देखा था, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम है कि वो भी अच्छा और साफ़ कराची देखें, और जिसके लिए मेहनत हमें नौजवानों को करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी अफनान, और बहुत ही आपने एक अच्छी बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप एक विजन लेकर चल रहे हैं और महज वक्त गुजारी के लिए काम नहीं कर रहे। लोग समझते हैं कि शायद ये म्यूरल जो दीवार में बने हुए ये वैसे किसी ने वक्त गुजारी के लिए बनाए, लेकिन आप एक विजन एक एम्बिशन लेके चल रहे हैं। अल्लाह आपको आपके मकसद में जी। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी ये भी कहूँगा कि जो भी यूथ अगर यहाँ देख रही है तो वो अपने इलाके में उठें और अपने इलाके में एक अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करें क्लीनिंग के लिए। सिर्फ मेरा है यार आपका काम नहीं है, हम सबका काम है। जो हमने किया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मैंने किया है, जो हमने किया हमने शहर के लिए किया, शहर के नौजवानों ने किया, कराची के नौजवानों ने किया, और जो हमें ये सुन रहे हैं पेंट्स कंपनीज हो गई या दूसरे रिफ्रेशमेंट हो गई, तो उनसे भी ये कहेंगे वो स्पॉन्सर्स करें ताकि स्पॉन्सर्स बड़े जरूरी हैं जी, ये काम सबसे हमारा वक्त बहुत छोटा कम है, आपका काम बड़ा जबरदस्त है। इंशाल्लाह इस पे मजीद भी बात करेंगे। तो अब ख्वातीन हज़रात में एक अनाउंसमेंट कर दूं, आज शफात की बर्थडे भी, हमने भी जाके केक भी काटने से आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी छोटी सी। अब तो इजाजत आपसे ले रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.